नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। एमपी पॉलिटी स्पेशल में आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है और मैं ये समझता हूं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी पीएससी प्रीलिम्स हो जाए, एमपी पीएससी की जितनी भी अन्य एग्जाम्स जो होती है जिसमें पार्ट ए है, उसमें एमपी पॉलिटी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और मेंस में 2 यूनिट के अंतर्गत 2 पार्ट में ये सीधा सीधा आपके सिलेबस में है और हर बार प्रश्न इसमें मेन से भी आता है, जो कि है मध्य प्रदेश का गठन, पुनर्गठन एवं विभाजन। तो हम इस लेक्चर को इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं कि अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया तो आप 1947 से पहले मध्य प्रदेश का क्या इतिहास रहा है, कैसे उसका गठन हुआ, क्या क्या परिस्थितियां थी, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा वर्ष 2000 तक विभाजन तक चलेंगे और उसके बाद फिर जिलों का गठन किस प्रकार से हुआ ये हम देखने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि इसके जो इंग्लिश और हिंदी में आपको अलग अलग नोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ ये जो लेक्चर है, इस तरह का लेक्चर आपको किसी कोर्स और यूट्यूब चैनल पर आप ढूंढ कर देख लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस शर्त इतनी सी है कि बढ़िया तरीके से इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और क्लास को देखते देखते अगर आपने इसको कवर कर लिया तो ये बहुत ही शानदार तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सब कुछ समझने जैसा है। कुछ कोरिलेशन और कुछ फैक्ट्स भी है जो कि हम अलग से कोरिलेशन से करेंगे ही करेंगे, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको मजा आ जाएगा। मेरी बातों को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लेक्चर को हमने 4 अध्याय में विभाजित किया है, जिसमें पहला अध्याय रहेगा मध्य प्रदेश का गठन 1947 के से भी पहले, मराठाओं से लेकर हम इतिहास तक चलेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, वरना समझ नहीं आएगा। फिर हम पुनर्गठन देखेंगे, क्या क्या परिस्थितियां रही, फिर विभाजन देखेंगे और फिर अंत में हम जिलों का निर्माण किस प्रकार से हुआ 55वें जिले तक उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर इसका एक और पार्ट रहता है जिसमें एक ही अध्याय है जो है मध्य प्रदेश के विधानसभा का ऐतिहासिक गठन एवं वर्तमान स्वरूप और अन्य तथ्य। फिर एक और इसमें लेक्चर रहेगा जो है विधानमंडल से रिलेटेड संपूर्ण संवैधानिक प्रावधान। लेकिन वो जो 2 लेक्चर है, कहने के लिए तो वो 2 पार्ट ही है, बट विधानसभा से रिलेटेड एक ही लेक्चर है जिसमें सब कुछ है और संवैधानिक प्रावधान को बहुत ही शानदार तरीके से समझा है, तो वो थोड़ा सा बड़ा है, तो वो 4 लेक्चर में आपको मिलेगा। बट वो YouTube पर आपको नहीं मिलेगा, वो सीधे सीधे आपको ऐप पर मिलेगा। इस कोर्स के अंतर्गत अभी पब्लिश नहीं किया है, कुछ दिन में पब्लिश कर दूंगा। यहां आप कंटेंट में जाओगे तो यहां पर सब कुछ पूरा एमपी पॉलिटी पीडीएफ के साथ साथ है, तो यहां पर मैंने वो अपलोड किया है। विधानमंडल से रिलेटेड संवैधानिक प्रावधान 4 लेक्चर 52 एक घंटे के, और उसके बाद विधानसभा का इतिहास, निर्माण, गठन एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो ये सभी आपको ऐप पर मिलेगा। बीच में हम इसकी ऐप्स कोर्स से रिलेटेड बातें मैं आपको बताऊंगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ गठन से रिलेटेड बात करेंगे। तो इस कोर्स से रिलेटेड और अन्य जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसके लिए आप हमारे अमित शुक्ला नोट्स टेलीग्राम चैनल, ज्ञानदूत एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे जितने भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है उस पर ऐड हो जाएं और हमारी वेबसाइट को जरूर, जो ऐप है उसको जरूर 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 इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको सभी कोर्स कंप्लीट रूप से मिलने वाले हैं। इंस्टॉल करके रखिएगा, जानकारी आपको प्राप्त होती जाएगी। चलिए भैया शुरुआत करते हैं। जय महाकाल सभी को। तो सबसे पहली बात, जैसा आप देख रहे होंगे यहां पर, यहां लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का गठन, पुनर्गठन एवं विभाजन 1947 के पूर्व एवं रियासतों के विलय से लेकर 2000 तक हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात? तो चलिए अध्याय 1 में चलते हैं हम। सबसे पहला चैप्टर इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसका नाम है अध्याय 1 मध्य प्रदेश का गठन 1947 के पूर्व से 31 अक्टूबर 1956 तक की स्थिति। मतलब मध्य प्रदेश का गठन हुआ किस प्रकार से, क्या क्या परिस्थितियां थी 1947 से पहले, क्या मध्य प्रदेश का स्वरूप था, ये हम इस अध्याय में देखेंगे। और कहां तक जाने वाले हैं, 1947 तक आएंगे और 47 से फिर 31 अक्टूबर 1956 तक पहुंचेंगे। इसके बाद फिर अध्याय 2 शुरू होगा। चलिए तो बात करते हैं हम 1947 से पूर्व मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना, मजा आ जाएगा आपको।
दिमाग में सब कुछ फिट हो जाएगा। तो 1947 से पूर्व अगर हम मध्य प्रदेश की स्थिति में बात करें तो देखिए 1947 से पहले क्या था, मध्य प्रदेश दो भागों में विभाजित था। ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश 1947 से पहले दो इकाइयों में या दो यूनिट में विभाजित था, जिसमें से एक यूनिट, सभी मैप दिखाते हुए चलूंगा क्योंकि आप मैप से और ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। दो इकाइयों में विभाजित था, जिसमें एक का नाम था सेंट्रल इंडिया एजेंसी और एक थी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। हम ये भी देखेंगे कि सेंट्रल प्रोविंस कैसे जुड़ा, सेंट्रल प्रोविंस में बरार कैसे जुड़ा और फिर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कैसे जुड़ा। अभी हमको बस इतनी बातें याद रखना है। 1947 से पहले क्या था, मध्य प्रदेश दो भागों में विभाजित था, जिसमें एक थी सेंट्रल इंडिया एजेंसी और एक था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इस हिसाब से कुछ भी नहीं था, बस ये दो भाग थे। सेंट्रल इंडिया एजेंसी क्या थी, तो इसको हम समझते हैं कि सेंट्रल इंडिया एजेंसी का संदर्भ क्या था। तो देखिए सेंट्रल इंडिया एजेंसी वो भाग था या वो इकाई थी जो अंग्रेजों के अधीन रियासतों वाला क्षेत्र था। किस प्रकार का क्षेत्र था, अंग्रेजों के अधीन ही था, लेकिन ये रियासतों वाला क्षेत्र था। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश रियासतों में ही विभाजित था, तो अंग्रेजों के अधीन रियासतों वाला क्षेत्र था और इन रियासतों को अंग्रेजों द्वारा अपने अंडर रखने के लिए या अपने आधिपत्य में रखने के लिए एक एजेंट की नियुक्ति कर दी गई थी। और वो एजेंट सीधा सीधा किसके प्रति उत्तरदायी था, तो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी था। ये सीधी सीधी बात आपको याद रखना है। तो भाग दो यूनिट में विभाजित, सेंट्रल इंडिया एजेंसी रियासतों वाला क्षेत्र था, अंग्रेजों के अंडर ही, लेकिन इन रियासतों को अपने आधिपत्य में रखने के लिए एक एजेंट नियुक्त किया गया और वो एजेंट गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी था। ये सेंट्रल इंडिया एजेंसी था। अभी समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, टोटल A to Z। अभी तो हम केवल दो भाग में विभाजित था, तो मोटी मोटी बात बता रहा हूं। सेंट्रल प्रोविंस क्या था, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार एक ऐसा क्षेत्र था जो सीधा का सीधा अंग्रेजों द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से क्या होता था, शासित होता था, रूल किया जाता था। यह भी अंग्रेजों के अधीन ही था, लेकिन यहां पर रियासतें थी और फिर इन रियासतों को अंडर में रखने के लिए ये सब चीजें करी। और ये क्या था, ये पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष रूप से क्या था, अंग्रेजों के अधीन था या अंग्रेजों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित था। अगर हम इसको इस प्रकार से समझे तो ये आप देख सकते हैं 1947 से पहले इस प्रकार से दो इकाइयों में विभाजित था। अगर हम इसको मैप में देखना चाहे तो आप ये देख सकते हैं इसका मैप। अभी आप वर्तमान की स्थिति देखेंगे तो आपको ये वाला मध्य प्रदेश तो दिखता है ना, ये वाला इतना, लेकिन ये वाला जो भाग है जब इस प्रकार से पूरा बना तो ये अलग था उस समय पर। अभी आपको मध्य प्रदेश इस प्रकार से नहीं दिखता है, क्यों, तो वो पूरा का पूरे हम मैप तक पहुंचेंगे वर्तमान तक के। तो आप देखिए अब इसमें सेंट्रल इंडिया एजेंसी कौन सी थी, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला भाग है ये सेंट्रल इंडिया एजेंसी थी, ये वाला भाग। और ये जो नीचे वाला भाग आपको दिख रहा है ये क्या था, तो ये था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। बस इतनी ही दो इकाई में विभाजित था। क्लियर बात। और जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रल इंडिया एजेंसी क्या थी, तो अंग्रेजों के अधीन रियासतों वाला क्षेत्र था और रियासतों को अपने आधिपत्य में रखने के लिए अंग्रेजों ने एक एजेंट नियुक्त किया था जो सीधा सीधा वायसराय या गवर्नर जनरल के अधीन था। ठीक, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो कि अंग्रेजों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित होता था। बात क्लियर हो गई। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर अपने को देखना है कि ये तो हमको पता चल गया कि सेंट्रल इंडिया एजेंसी थी और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार प्रश्न आया है आपके मेंस में भी, सीधा सीधा लिखने को आ सकता है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। जब आप इतिहास ही नहीं समझोगे तो आपको समझ में ही कैसे आएगा। तो हम ये देखते हैं कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार अस्तित्व में कैसे आया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है ना। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार अस्तित्व में किस प्रकार से आया था, तो देखिए समझते हैं सबसे पहले हम। अब इसमें भी देखो आप दो भाग देख रहे होंगे, एक तो देख रहे हो सेंट्रल प्रोविंस और एक देख रहे हो बरार।
हमको दोनों को समझना आवश्यक है, क्योंकि बरार वाला क्षेत्र भी तो आपसे सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर पूछा जा सकता है कि सेंट्रल प्रोविंस तो छोड़ो, बरार, अब दो शब्द में आपसे ये पूछ ले या बोल दे कि बरार, तो अब आप क्या लिखोगे। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हमको ये सब समझना है। तो हमको इतना ध्यान रखना है कि दो भागों में था, सेंट्रल प्रो इंडिया एजेंसी और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अब हम ये देखते हैं कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का इतिहास क्या रहा है, और इन दोनों में भी सेंट्रल प्रोविंस का अस्तित्व किस प्रकार से आया, इतिहास किस प्रकार से रहा और गठन किस प्रकार से रहा, और अंत में ये सब कुछ कनेक्ट हो जाएंगे और 1947 तक की स्थिति आपके पास पहुंच जाएगी। क्लियर है बात। चलिए तो हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सॉरी सेंट्रल प्रोविंस का अस्तित्व, इतिहास एवं हम बोल सकते हैं गठन। देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा कहां पर चलेंगे, पीछे चलेंगे। कब कहां पर चलेंगे, तो मराठा राज्य के अंतर्गत चलेंगे। ऐसा बोला जाता है कि मराठा राज्य का विस्तार अगर हम देखें, मैं पे सब बताऊंगा, मराठा राज्य का विस्तार सबसे अधिक अगर हुआ है तो वो पेशवा बाजीराव के समय हुआ है। अब पेशवा बाजीराव के समय या उस काल में, पेशवा बाजीराव के काल में मराठाओं ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि मालवा और विदर्भ को, विदर्भ का मतलब यहां पर क्या है, महाराष्ट्र राज्य का पूर्वी भाग, इन पर क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली। अब जब मालवा पर विजय प्राप्त कर ली और विदर्भ पर विजय प्राप्त कर ली, तो इन्होंने क्या किया, मालवा पर अधिकार करने के पश्चात यहां पर पेशवा बाजीराव ने प्रशासनिक व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए, किसके लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए अगर हम बात करें इंदौर में, तो इंदौर में होलकरों की नियुक्ति कर दी, फिर उसके बाद सिंधियाओं की उज्जैन में नियुक्ति कर दी, और साथ ही साथ देवास में पवारों की नियुक्ति कर दी। तो ये नियुक्त तो हो गए प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ही, लेकिन काम किसके अंतर्गत कर रहे थे, मराठाओं के अंतर्गत, क्योंकि पेशवा बाजीराव द्वारा ही इन्हें इन क्षेत्रों के प्रशासनिक व्यवस्था या कंट्रोल के लिए नियुक्त कर दिया था। तो मालवा में तो इस प्रकार की नियुक्ति कर दी गई। उसी प्रकार से विदर्भ भी इन्होंने जीता था, जो कि महाराष्ट्र राज्य का पूर्वी भाग है। तो विदर्भ में इन्होंने क्या कर दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, विदर्भ में इन्होंने भोसलों को नियुक्त कर दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है। विदर्भ में इन्होंने क्या करा, विदर्भ क्षेत्र में पेशवा द्वारा भोसलों को नियुक्त कर दिया गया। इन भोसलों ने आगे चलकर क्या किया, ये जो भोसले शासक है इन्होंने नागपुर को अपना केंद्र बनाया। अब आपने कभी मध्य प्रदेश के जो मैंने आपको उच्च न्यायालय का इतिहास पढ़ाया हुआ है ना, और भी अन्य प्रकार से जो जो टॉपिक पढ़ाए हुए हैं विधानसभा से रिलेटेड और सभी चीजें, तो नागपुर का आपको एक इंपॉर्टेंस पता होगी। तो इन भोसले शासकों ने क्या करा, नागपुर को अपना केंद्र बना लिया और इस प्रकार से शासन किया। तो अभी तक हमें क्या पता चला है कि मालवा में होलकरों की, सिंधियाओं की और पवारों की नियुक्ति कर दी गई है, और विदर्भ में किसकी नियुक्ति कर दी गई है, भोसले शासकों की नियुक्ति कर दी गई है। इसी प्रकार जब भोसले शासक जो है नागपुर को अपना केंद्र बनाते आ रहे थे, तो इनके उत्तर में ही थोड़ा सा है ना, अगर हम यहां पर नागपुर की बात करें तो लगभग इस क्षेत्र पर गोंडवाना राज्य था। कौन सा राज्य था, गोंडवाना। मैप सब दिखाऊंगा अभी। तो गोंडवाना राज्य में क्या हुआ कि इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में गोंडवाना को भी शामिल कर लिया। क्यों शामिल कर लिया, क्योंकि गोंड शासक ईर्ष्याओं के चक्कर में और एक दूसरे से लड़ मर रहे थे, तो इसी का फायदा भोसले शासकों ने उठाया, जिसका फायदा आगे अंग्रेज भी उठाएंगे। तो भोसले शासकों ने इन सभी को ध्यान में रखते हुए गोंडवाना को भी अपने अधिकार में कर लिया। और जब गोंडवाना को अधिकार में किया तो गोंडवाना क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या था, सागर और नर्मदा क्षेत्र, जिसको सागौर भी बोला जाता है, सागौर और नर्मदा क्षेत्र, साथ ही साथ इनको महाकौशल का क्षेत्र भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार से धीरे धीरे मध्य प्रदेश में पैर रखते गए मराठा। क्लियर है बात। तो महाकौशल और सागर नर्मदा क्षेत्र भी आया किसके अंडर में, भोसले शासकों के अंडर में आ गया।
और फाइनली अगर भोसले शासकों के अंडर में आया है तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि मराठाओं के अंडर में आया है। तो इन सभी चरण में भोसले शासकों का अधिकार किस पर हो गया? गोंडवाना क्षेत्र पर भी हो गया, जो कि मैं आपको बता ही रहा हूं कि भोसले शासकों ने अपने राज्य के उत्तर दिशा में स्थित गोंडवाना क्षेत्र को भी अपने अधिकार में कर लिया और गोंडवाना के अंतर्गत मुख्य रूप से सागर नर्मदा क्षेत्र और महाकौशल क्षेत्र सम्मिलित थी या सम्मिलित थे। बात क्लियर है? अभी तक हम धीरे धीरे मराठाओं ने नागपुर को, मालवा को और अगर हम बोले सागर नर्मदा क्षेत्र, महाकौशल या सम्मिलित रूप से गोंडवाना क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया है। इसी क्रम में क्या होता है तो पहले हम समझते हैं। मैप आप अच्छे से देखो, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा ये वाला क्षेत्र है ना, ये क्या है? नागपुर को अपना केंद्र बनाकर इन्होंने शासन किया। किसने? मराठाओं ने, या फिर हम मराठाओं के अंदर की बात करें तो भोसलों ने, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है? हाउस ऑफ भोसले। ठीक है, नागपुर को केंद्र बनाया है। इंदौर में इन्होंने क्या कर दिया है? होलकरों को नियुक्त कर दिया है। ग्वालियर में, यहां पर ग्वालियर लिखा हुआ है सिंधियाओं के लिए, लेकिन शुरुआती स्तर पर उज्जैन में नियुक्त किया गया था, है ना। तो उज्जैन में सिंधियाओं को नियुक्त कर दिया था। यहीं पर थोड़ा सा पास में देवास में किसको नियुक्त कर दिया गया था? पवारों को नियुक्त कर दिया था। अभी क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि बरार नहीं है अंडर में, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में अभी बरार का कोई काम यहां पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम सेंट्रल प्रोविंस की ही बात कर रहे हैं। बरार बाद में जुड़ता है, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा देख रहे हो। पेशवा, यहां पर पेशवा है सभी मराठा के अंतर्गत, हाउस ऑफ गायकवाड़, हाउस ऑफ भोसले। तो भोसले इधर ही साइड में क्षेत्र में थे और नागपुर को अपने अंडर में कर लिया। अगर आप इधर मैप देखोगे तो नागपुर का राज्य, जिस पर नागपुर के भोसले शासक शासन कर रहे थे, मतलब ये वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं। अगर ब्लैंक में देखोगे, अगर आप येलो कलर का देखोगे तो वे क्षेत्र जिन पर क्रमशः पेशवाओं और भोसलों का अधिकार रहा। मतलब थोड़े से उत्तर में जाएंगे तो गोंडवाना क्षेत्र भी लगभग इधर ही देखने को मिलते हैं। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जितना भी आपको दिख रहा है, आप अंदाजा लगाओ, ये सभी के सभी मराठाओं के अंतर्गत थे। तो इमेज देखने से आपको बहुत आसानी हो जाती है समझने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। और थोड़ा सा अगर आप मैप देखोगे कि गोंडवाना को किस प्रकार से प्राप्त किया, तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि हाउस ऑफ भोसले था, मतलब नागपुर को केंद्र बनाकर शासन किया। उत्तर साइड में जाकर गोंडवाना को भी इन्होंने क्या कर लिया? अपने अधिकार में किया। और इस प्रकार से सागर नर्मदा क्षेत्र और महाकौशल क्षेत्र भी भोसलों के अधिकार में आ गए। आपको ये मैप में जो PDF मिलेगी वहां पर मैप मिलेगा ही सही। तो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा ये नागपुर, यहाँ पर पूरे के पूरे भोसले शासन कर रहे हैं। यहाँ पर होलकर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर सिंधिया आपको दिख रहे हैं, है ना। तो ये सभी, और बरार की तो अभी अपन कोई बात ही नहीं करेंगे क्योंकि बरार जो है बाद में जुड़ने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप इमेज देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से यहां पर समझ में आ रहा होगा, है ना। और ये गोंडवाना, जो कि गोंडवाना जुड़ ही चुका है, आपको मैंने शुरुआती स्तर में ही बता चुका हूं, है ना। फिर आप देखोगे यहां पर हाउस ऑफ भोसले के ऊपर ही गोंडवाना है, बस इसको मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा सा अलग क्षेत्र में विभाजित कर दिया है ताकि आप एक आसान भाषा में समझ सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1817-1818 में हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको समझना है। कैसे समझना है? क्योंकि अभी तक मराठा जीतते आ रहे हैं, भोसले मराठाओं के अंतर्गत भोसले जीतते आ रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। ग्वालियर में सिंधिया है, उज्जैन में सिंधिया है, होलकर में इंदौर, जो होलकर से वो इंदौर में है, पवार जो है देवास में है। ये सभी चीजें चल रही, गोंडवाना भी अपने अधिकार में आ गया है। इसी बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817-1818 में। ये लॉर्ड हेस्टिंग की प्रमुख उपलब्धियों में से एक माना जाता है, जो कि है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इस समय क्या हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कि कितना भी बड़ी व्यक्तित्व हो, एक समय ऐसा आता है कि उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। इतिहास में अपन ने यही पढ़ा है। तो मराठा शासक या मराठा शासन भी इस 1817-18 या लगभग 1800 तक आते आते बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच गए थे। कमजोर स्थिति में पहुंचे तो क्यों
क्यों पहुंचे? बहुत ही सीधी सी बात है, क्योंकि भोसलों की बात कर ले, गायकवाड़ की बात कर ले, सिंधियाओं की बात कर ले, होलकर की बात कर ले, पवारों की बात कर ले या पेशवाओं की बात कर ले, ये सभी थे तो मराठा के अंतर्गत ही। तो इन शक्तिशाली ताकत जो है, या हम बोले कि इन सभी के अंतर्गत जो मराठा सरदार है वो आपस में ईर्ष्या कर रहे थे। इन सभी में एक दूसरे से अविश्वास पैदा हो गया था, साथ ही साथ एक दूसरे से संघर्ष की स्थिति में पहुंच गए थे। अब अंग्रेज तो सिर्फ और सिर्फ इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। तो इन सभी की परिस्थितियों को देखते हुए, मतलब आंतरिक फूट का लाभ किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। इसी बीच होता है सीताबर्डी का युद्ध और नागपुर की संधि, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। सीताबर्डी का युद्ध जो कि आपको इमेज में दिख रहा होगा या सामने दिख रहा होगा, 26 से 27 नवंबर 1817 में ये हुआ था। तो क्या हुआ था? नागपुर में अंग्रेज और भोसले शासक अप्पा साहब के बीच ये लड़ा गया था, क्योंकि ये आपको सीधी सी बात याद ही है कि भोसले मतलब मराठाओं के अंतर्गत। तो उस समय भोसले शासक कौन थे? अप्पा साहब भोसले। सीताबर्डी का युद्ध जो 26-27 नवंबर 1817 में हुआ, नागपुर में किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में और भोसले शासक अप्पा साहब के बीच में यह युद्ध हुआ। और इस युद्ध में कौन जीता? तो अंग्रेज जीते। और इस जीत से नागपुर पर किसका प्रभुत्व स्थापित हो गया? अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो ये सीताबर्डी का युद्ध और नागपुर की संधि जो है, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का ही एक परिणाम है। अब जब यहां पर अप्पा साहब भोसले हारे तो 1818 में ही इन्होंने क्या कर दिया? अंग्रेजों से नागपुर की संधि कर ली। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागपुर की संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो अंग्रेजों और भोसलों के बीच में, या हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि अंग्रेजों और भोसले शासक अप्पा साहब के बीच में। तो इस प्रकार से आप समझिए कि मराठाओं शासक या मराठा शासकों के अंतर्गत जो नागपुर वाला क्षेत्र था, वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप, सीताबर्डी के युद्ध के परिणाम स्वरूप और नागपुर की संधि के परिणाम स्वरूप कहां पर चले गया? अंग्रेजों के अंडर में चले गया। अब जब बहुत ही बड़े मराठा सरदार जो अप्पा साहब भोसले थे, जब उन्होंने संधि करी नागपुर की, तो इसी क्रम में अन्य मराठा सरदार, जैसे हम बात करें सिंधियाओं की, होलकरों की, पवारों की, इन सबको भी अंग्रेजों के साथ क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी। जैसे 1817 में ग्वालियर की संधि किसने करी? तो 1817 में ग्वालियर की संधि सिंधियाओं ने करी। होलकरों ने 1818 में मंसूर की संधि करी, और इसी प्रकार से पवार शासकों ने भी कुछ न कुछ सहायक संधि करी थी। इसको इतिहास में मैंने और अच्छे से समझाया है कि ये इस समय मंसूर के संधि के समय होलकर शासक कौन थे, सिंधिया वंश में सिंधियाओं में ग्वालियर की संधि के समय कौन थे। यहां पर हमको इतिहास नहीं पढ़ना है, यहां पर हमको सेंट्रल प्रोविंस का गठन किस प्रकार से हुआ है तो उतनी ही बात समझना है, क्योंकि ये सब तो इतिहास में आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। अगर आपने एमपी हिस्ट्री का वो कोर्स लेकर कंप्लीट कर लिया, कोई भी प्रश्न आपसे पूछ ले, गलत कभी नहीं होने वाला। तो क्या हुआ? मराठा शासक या मराठाओं के अंतर्गत भोसले शासक ने नागपुर की संधि करी, और इसी क्रम में इनको भी संधि करनी पड़ी। इन सभी से क्या हुआ, या हम बोले नागपुर की संधि का क्षेत्रीय परिणाम क्या हुआ? तो पहली बार 1818 में अंग्रेजों को कौन सा क्षेत्र मिला? आप ये समझ के चलिए कि इनके अंतर्गत इंदौर भी था, इनके अंतर्गत मालवा भी था, इनके अंतर्गत हम बात करें गोंडवाना क्षेत्र भी था, और गोंडवाना में ही महाकौशल क्षेत्र और सागर नर्मदा क्षेत्र था। अब जब नागपुर की संधि हो गई, अप्पा साहब भोसले हारे, तो अंग्रेजों के अंतर्गत नागपुर तो आया ही आया, लेकिन साथ में सागर नर्मदा क्षेत्र और महाकौशल क्षेत्र पर भी इनका क्या हो गया? अधिकार हो गया। और इस प्रकार से अंग्रेज पहली बार मध्य भारत में और अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग करते चले गए।
बात क्लियर है जो कि अपने सामने लिखा है। और यही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ही एक ऐसा परिणाम है जिससे मराठा शक्ति का क्या हो गया, पूर्ण रूप से अंत हो गया और भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता क्या हो गई, स्थापित हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हम सेंट्रल प्रोविंस में क्या समझ कर आए हैं कि मध्य भारत, सेंट्रल प्रोविंस मध्य भारत में अंग्रेज आना शुरू हो गए हैं या सत्ता स्थापित कर ली गई है। अब जब अंग्रेज आ गए हैं तो क्या होगा भैया, अंग्रेजों ने 1820 में, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये प्रश्न आया हुआ है ना। आप सोचते हो ना कि यार मैंने सब कुछ पढ़ा है मध्य प्रदेश के गठन में, पुनर्गठन में, विभाजन में, तो यार ये प्रश्न कहां से आया है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, या तो आपने पढ़ा ही सीमित है या जहां से आपको पढ़ाया गया है वो है ही सीमित, या किताबों में आपने कितनी भी अच्छी किताबें ले लो, मैं किताबों की कभी बुराई नहीं करता हूं, बस एक बात आप समझो कि किताबों में कितना ही मिलेगा। अब किताबों में कितना ही मिलेगा तो आप कितना ही उत्तर लगाकर आ पाओगे। किताबों से आपको सब कुछ समझना है, ऐसे ऐसे सीधे सीधे कनेक्शंस तो नहीं रहेंगे, तो सीमित ही रहेगी आपकी पढ़ाई। अब पढ़ाई सीमित रहेगी तो प्रश्न तो अलग से आएगा ही ना। आपने नहीं पढ़ा है तो वो कठिन है, उड़ता तीर है आपके लिए, अन्यथा फिर तो आपके लिए सब कुछ आसान ही है। तो किताबें बहुत मोटी हो जाएंगी, सीमा है एक उनकी भी, स्वाभाविक सी बात है। तो आपको लगता तो है सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन वास्तविकता में आपने बहुत कुछ छोड़ा हुआ रहता है। और मैं आपको ये हमेशा बोलता हूं कि मेरे नोट्स थोड़े से बड़े रहते हैं, लेकिन प्रश्न कितना भी कठिन आ जाए बाहर नहीं जाएंगे। और लेक्चर देखना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि आप कनेक्शंस बिठा पाएंगे और शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे। इतनी सी बात आपको समझना है, इसीलिए आप हमारे लेक्चर्स देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज्यादा आपका फायदा होने वाला है। तो सागर नर्मदा क्षेत्र में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने यहां पर क्या करा कि 1820 में इन्होंने अंग्रेजी प्रशासन की स्थापना की। कैसे स्थापना करी, तो ये जो सागर और नर्मदा वाला क्षेत्र था, अब अंग्रेजों का मूल उद्देश्य क्या रहता है, किसी जगह से कुछ प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना रहता है, कॉमन सी बात है, इनको चाहिए था अधिक से अधिक राजस्व, अधिक से अधिक रेवेन्यू चाहिए था। इसीलिए इन्होंने 1820 में राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से सागर नर्मदा क्षेत्र में एक एजेंट की नियुक्ति कर दी कि भाई अब ये अपने अंडर में आ गया है, सागर नर्मदा क्षेत्र मतलब गोंडवाना और ये वाला एरिया, तो अब यहां पर से हमको राजस्व की प्राप्ति करना है। इसी बीच अब आप एक बात ध्यान रखिए कि जब भोसले शासकों को हराया था, तो भोसले शासक में से अप्पा साहब को जब अंग्रेजों ने हराया था तो नागपुर को अपने आधिपत्य में तो कर लिया था, अपने अंडर में तो कर लिया था, लेकिन विलय तो नहीं हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अपने आधिपत्य में करना मतलब अब आप वहां पर शासन कर सकते हो, लेकिन पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने, अगर हम बोले नागपुर का विलय किस प्रकार से किया, तो यह भी आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 1854 में क्या होता है, 1854 में, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप ये ध्यान रखो कि अप्पा साहब भोसले नागपुर के संधि के परिणाम स्वरूप अब नागपुर से लगभग हट चुके हैं, है ना, हट चुके हैं। तो वहां पर भोसले शासक नागपुर के कौन आए थे, राघोजी तृतीय। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कौन आए थे, भोसले शासक राघोजी तृतीय, ये शासन कर रहे थे। लेकिन एक बात यहां पर ये हुई 1854 में ही, ये जो राघोजी तृतीय है, इनका किसी तरह से कोई वैलिड या वैध उत्तराधिकारी नहीं था, और दत्तक पुत्र को तो अंग्रेज हड़प नीति के अंतर्गत पुत्र मानते ही नहीं थे। तो डलहौजी की जो हड़प नीति थी, उसने, डलहौजी की हड़प नीति में मेनली क्या होता था, सीधी सी बात है कि कोई क्षेत्र जिसमें किसी शासक का उत्तराधिकारी नहीं है, वैध उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब उसका खुद का पुत्र नहीं है, तो उसको अपने अंडर में कर लेते थे।
और दत्तक पुत्र मतलब गोद लिए हुए पुत्र को वो मानते ही नहीं थे। तो इसी क्रम में ये इंडियन हिस्ट्री में भी आ सकता है आपसे, हड़प नीति के अंतर्गत, डलहौजी के अंतर्गत अंग्रेजों ने 1854 में नागपुर का विलय कर लिया भैया। किसका कर लिया? नागपुर का विलय कर लिया। क्यों विलय किया? क्योंकि अप्पाजी भोसले के अलावा या अप्पाजी भोसले के बाद जो राघोजी तृतीय बने थे नागपुर शासक, तो उनका कोई भी उत्तराधिकारी मौजूद नहीं था। अंग्रेजों ने हड़प नीति के अंतर्गत क्या कर लिया? इसको अपने अधिकार में कर लिया, जो कि मैं आपको सामने सीधे सीधे बता देता हूं कि नागपुर का विलय, एक मिनट, ये आप देख सकते हैं, राघोजी तृतीय की मृत्यु और साथ में साथ उनके किसी कोई उत्तराधिकारी था ही नहीं, तो मृत्यु हुई तो कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण हड़प नीति के अंतर्गत नागपुर को भी अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। 1857 की क्रांति और प्रशासनिक पुनर्गठन क्या होता है? 1854 से हम 1857 में आते हैं। 1857 में 1857 की क्रांति फेल तो हुई थी, ये सब आपको पता है, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा परिणाम यह हुआ कि भारत में जो कंपनी का शासन था, स्वाभाविक रूप से कंपनी ही शासन कर रही थी, तो कंपनी का शासन समाप्त हुआ और जो शासन थे वो सीधे सीधे किसके हाथ चले गए? डायरेक्टली ब्रिटिश संसद के अधिकार में चले गए, या ब्रिटिश संसद ने अपने अधिकार में या अपने हाथ में ले लिए। इसका परिणाम क्या हुआ? सागर नर्मदा क्षेत्र, महाकौशल, विदर्भ क्षेत्र पूर्ण रूप से किसके हाथ में आ गए? अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए। तो अब आप देखो, नागपुर ले लिया है, ठीक है, मालवा भी आ ही गया है, सिंधिया, उज्जैन, ग्वालियर भी आ गया है, विदर्भ भी आ गया है। विदर्भ के ऊपर गोंडवाना क्षेत्र और गोंडवाना के अंतर्गत महाकौशल, सागर नर्मदा क्षेत्र, सब कुछ कहां पर आ चुके हैं? ये आ चुके हैं अंग्रेजों के अधीन। किस प्रकार से? मराठाओं से चलते 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 भोसलों को हराया, नागपुर की संधि की, अलग अलग संधि की, विलय करते करते सब कुछ अपने अंडर में ले लिया। और इसी बीच अब जब सब कुछ आ चुका है तो इन्होंने क्या करा? सेंट्रल प्रोविंस का गठन करा 1861 में, जो कि आप आगे देख ही सकते हैं। किसका गठन? सेंट्रल प्रोविंस एवं केवल सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया 1861 में। अब क्या फायदा हुआ यहां तक आपको इसको लेक्चर को समझने का? इस लेक्चर को समझने का आपका फायदा यह हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से कि आपको यह समझ में आ गया कि सेंट्रल प्रोविंस का गठन कैसे हुआ और कौन से क्षेत्र उसमें शामिल थे। इसलिए पॉज करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हर यूनिट आप किताबें भूल जाओ अब, है ना, आप दूसरे लेक्चर, दूसरे सेशंस, दूसरे कोर्स भूल जाओ। हर यूनिट आपको इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा, चाहे मेंस में वो सिलेबस में हो, चाहे प्री में सिलेबस में हो, कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का जमाना है, बस रेगुलर क्लासेस लीजिए, नोट्स बनाइए, घोट लो, चाहे कोई भी हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहां तक आपको कैसा समझ में आया। अब देखो, बहुत मेहनत लगती है इसमें, आपको केवल 2 सेकंड लगेंगे, कमेंट करने से मुझे भी एक पॉजिटिविटी मिलेगी, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 1861 में क्या हुआ? ये जितने भी क्षेत्र थे जिनको अंग्रेजों ने अलग अलग अधिकार के द्वारा या अलग अलग नीति के द्वारा अपने अंतर्गत किया, उन सभी को मिलाकर एक नई प्रशासनिक इकाई जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, इनको गठित करने का निर्णय ले लिया। और इस तरीके से 1861 में किसका गठन किया गया? सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया। बरार अभी भी नहीं है, यह बात आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया। अब आपको लिए एकदम सिंपल फंडा समझ में आ गया कि सेंट्रल प्रोविंस किस किस क्षेत्र से मिलकर बना था। एक बात और ध्यान रखना, यह एक कमिश्नरी क्षेत्र था, है ना, मतलब कमिश्नर के अंतर्गत एक क्षेत्र बनाया गया था। इसका मुख्यालय क्या था? नागपुर था, क्योंकि नागपुर ही मेन था, भोसले शासक भी नागपुर के अंतर्गत ही कार्य कर रहे थे। यहां एक आयुक्त नियुक्त किया गया, मतलब कमिश्नर नियुक्त किया गया, जो सीधे सीधे वायसराय के अधीन काम करता था। मतलब सेंट्रल प्रोविंस का 1861 में गठन करने के बाद
कमिश्नर को नियुक्त किया और बोला कि भैया अब अंग्रेजों का शासन है और सीधे वायसराय को आप क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। क्लियर है बात। आगे अगर हम बात करें, सेंट्रल प्रोविंस का विस्तार भी थोड़ा सा हुआ है, तो विस्तार में क्या किया गया, 1862 और 1864 की बात कर रहे हैं। यहां तक देखो, याद रखना है, सीधा 1000 करोड़ स्टार लगा लेना, प्रश्न आ जाएगा मेंस में भी, अति लघु उत्तरीय में भी और प्रीलिम्स में भी, या कोई भी एमपी की एग्जाम दे रहे हो वहां पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेंट्रल प्रोविंस, याद रखना सेंट्रल प्रोविंस का पूछ रहा है तो 1861 में। यह भी आपको समझ में आ गया कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में बरार पीछे क्यों है, क्योंकि पहले सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया था। कब किया गया, 1861 में गठन करके कमिश्नरी क्षेत्र इसको बना दिया गया। अब क्या हुआ, जब इस सेंट्रल प्रोविंस को बनाया गया तो इसको भी थोड़ा सा विस्तारित किया गया, थोड़ा एक्सटेंड किया गया, और इसी बीच 1862 में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों को भी क्या कर लिया, सेंट्रल प्रोविंस में शामिल कर लिया गया। और इसी के पश्चात 1864 में निमाड़ के पूर्वी क्षेत्रों को भी सेंट्रल प्रोविंस में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। इसका मतलब क्या है, नागपुर वाला क्षेत्र है, गोंडवाना वाला क्षेत्र, सागर नर्मदा क्षेत्र, मालवा वाला तो है ही सही, बाद में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र भी ले लिए गए और साथ ही साथ पूर्वी निमाड़ के क्षेत्र भी ले लिए गए। 1862 1864 तक आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़े आगे। अब हम मैप देख लेते हैं सेंट्रल प्रोविंस का, केवल और केवल, है ना। देखिए आप यहां पर अगर आप देखोगे, बरार के जुड़ने से पहले सेंट्रल प्रोविंस किस प्रकार से था। मैं अगर यहां पर कौन सा कलर लूं तो आपको अच्छे से दिखेगा, ब्लैक ले लेता हूं। देखो ये आप देखेंगे अगर अच्छे से, तो ये बरार वाला क्षेत्र जो है ना, ये जो बरार वाला क्षेत्र है ये अभी नहीं जुड़ा है ना, ये बरार है, अभी सेंट्रल प्रोविंस है केवल ये, क्योंकि बरार तो नहीं जुड़ा हुआ। इमेज आप जूम पॉज कर लेना और समझ लेना, आपको पीडीएफ में भी मिल ही जाएगा। ये जो दिख रहा है ना, ये है सेंट्रल प्रोविंस सिर्फ और सिर्फ अभी, इसमें सब कुछ लगभग आ गया है। ये सेंट्रल प्रोविंस वाला क्षेत्र है कंप्लीट रूप से। इसी में बाद में क्या जुड़ेगा, बरार जुड़ेगा। अब आप देखेंगे यहां तक तो ये पूरा का पूरा क्या है, सेंट्रल प्रोविंस, यहां पर गाडर वाला है ना, बिलासपुर वाला क्षेत्र आ गया, सब कुछ इसके अंतर्गत आ गया है। और जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी एक और दो ही भाग में विभाजित था, तो ये है पूरा का पूरा सेंट्रल प्रोविंस। इसमें बाद में बरार जुड़ेगा और बरार जुड़ने के बाद ये सेंट्रल प्रोविंस बरार होगा, जो कि हम समझेंगे कैसे हुआ, और फिर सेंट्रल इंडिया एजेंसी किस प्रकार से बनी ये भी हम देखेंगे। तो ये है सेंट्रल इंडिया एजेंसी, जिसके बारे में अभी आपको नहीं देखना है। ये है सेंट्रल प्रोविंस, मध्य भारत या मध्य प्रांत की आप बात करो, स्पष्ट तौर पर मध्य भारत मत रखो, मध्य प्रांत। क्लियर हो गई बात। ये है भैया, इस प्रकार से सेंट्रल प्रोविंस का काम हुआ है। आप चाहो तो पॉज करके भी देख सकते हो अच्छे से। चलिए अभी हम बात करेंगे कि सेंट्रल प्रोविंस में बरार किस प्रकार से जुड़ा। क्लियर है, सेंट्रल प्रोविंस का हमने गठन देखा, किस प्रकार से क्षेत्र उसमें बटे या किस प्रकार से उसमें क्षेत्र आए, कौन कौन से क्षेत्र से मिलकर बना, कब बना, कैसे उसका विस्तार हुआ। अब बरार कैसे जुड़ा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए बरार की अगर हम बात करें तो बरार मूल रूप से इसकी भाषाई स्थिति कैसी थी, मराठी भाषी था ये, है ना। किस प्रकार से स्थिति इसकी थी, मराठी भाषी। अगर भाषाई आधार पर देखे तो बरार जो है मराठी भाषी था, लेकिन ये था किसके अंतर्गत, हैदराबाद के अंतर्गत था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किसके अंतर्गत था, हैदराबाद के अंतर्गत, या हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत था। और निजाम का नाम क्या था, महमूद अली खान। क्या नाम था भैया, महमूद अली खान। अब अंग्रेज क्या देखते हैं, कैसा शासन चल रहा है, किस प्रकार से चीजें चल रही है। मराठी भाषी था, मेन बात याद रखना, हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत था, यह बात याद रखना है।
कौन निजाम थे? महमूद अली खान निजाम थे। अब क्या हुआ, तो निजाम महमूद अली खान जो है यहां पर बहुत अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे थे, इफेक्टिव तरीके से रूल नहीं कर पा रहे थे, और साथ ही साथ उनका प्रशासनिक नियंत्रण जो है बहुत अच्छे से नहीं था। कुल मिला के उनका इफेक्ट जो है हैदराबाद के अंतर्गत ठीक प्रकार से नहीं था। चलिए, अंग्रेज ये सब भी मान लेंगे कि चलो कोई बात नहीं, राजस्व तो प्राप्त हो रहा है, रेवेन्यू तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ही अंग्रेजों के लिए यह थी कि ये ठीक प्रकार से महमूद अली खान राजस्व को वसूल नहीं कर पा रहे थे, जिससे अंग्रेजों को नुकसान हो रहा था। अब ये अंग्रेज बहुत समय तक तो देखते रहे कि भैया ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे करेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। इसी बीच बहुत महत्वपूर्ण बात, इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1903 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अंग्रेजों ने निजाम महमूद अली खान को यह कहा कि भैया हम आपको 25 लाख रुपए, क्या बोल रहे हैं मैं अंग्रेज महमूद अली खान से कि हम आपको 25 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे रहे हैं, आप सिर्फ हमको बरार दो मत, बस इतना कर दो कि बरार की राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए, रेवेन्यू को वसूल करने का अधिकार दे दो। अब उस समय 25 लाख रुपए वार्षिक, आप अंदाजा लगाओ 1903 में कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि महमूद अली खान ने सोचा कि यार मेरे को जो बरार देना थोड़ी है, मेरे अंडर में ही रहेगा, लेकिन मैं तो केवल और केवल राजस्व प्राप्ति का या राजस्व वसूली का अधिकार दे रहा हूं, तो मेरे अंडर में ही बरार है, मुझे 25 लाख रुपए वार्षिक पेंशन भी मिल रही है, इससे अच्छी बात ही क्या है। तो भैया उन्होंने दे दिया, और इस प्रकार से पहली बार बरार जो है इनडायरेक्टली की ही हम बात करेंगे, इनडायरेक्टली किसके अंतर्गत आ गया? अंग्रेजों के अधीन आ गया। और एक बार अंग्रेजों के अधीन चाहे कोई क्षेत्र डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ जाए, फिर उस क्षेत्र को डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करना है, अंग्रेज इतने बुद्धिमान तो थे। तो ये याद रखना है, 1903 में अंग्रेजों को बरार का राजस्व नियंत्रण का, राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त हुआ था, लेकिन अंग्रेजों के अधीन नहीं आया था अभी बरार। अब बरार को मैप में आप समझो कि कहां था बरार, है ना, भी आप देख सकते हैं यहां पर, जो कि हम अच्छे से समझते हैं। देखिए हम यहां पर सेंट्रल प्रोविंस का गठन कर चुके हैं, ये वाला है ना, अभी अपन ने बढ़िया तरीके से करके आए हैं ना सेंट्रल प्रोविंस का गठन, ये ठीक है, इतना करके आ गए हम। लेकिन बरार अभी अलग है, ये रहा बरार। अब अंग्रेजों ने अभी 1903 में इसमें राजस्व वसूली के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर नोट पर लिख दिया है कि इस समय अंग्रेजों को केवल राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त हुआ था, जबकि प्रशासनिक शासन औपचारिक रूप से निजाम के ही पास था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब भैया क्या होता है तो समझना है आगे अपने को, है ना। अब बरार ध्यान रखना है अपने को, ये 1903 में अंग्रेजों के अधीन आ चुका है। अब क्या होता है 1913 में, थोड़ा सा हम कहां चलेंगे, आगे चलेंगे 1913, ठीक। 1913 में क्या होता है, सेंट्रल प्रोविंस में विधान परिषद की स्थापना की जाती है। अभी बरार में राजस्व वसूली अंग्रेजों के अधीन सब चीजें चल रही है, और सेंट्रल प्रोविंस तो अंग्रेजों ने अपने अधिकार में 1861 में ले ही लिया है। तो 1913 में सेंट्रल प्रोविंस में विधान परिषद की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना? विधान परिषद की स्थापना करते हैं। इससे क्या हुआ, इससे इस क्षेत्र में प्रशासनिक एवं राजनीतिक संरचना को थोड़ा सा एक बोला जाए तो थोड़ा और अधिक संगठित किया गया, या एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेकर आया गया।
इतना महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, बट जैसा कि मैंने आपको बोला उड़ते तीर के रूप में सब कुछ पूछा जा सकता है, तो क्रोनोलॉजी आपको समझना है। तो 1913 में सेंट्रल प्रोविंस में क्या कर दिया गया, विधान परिषद का गठन कर दिया गया। इतनी बात आप याद रखो सिर्फ और सिर्फ। 1921 की बात करते हैं हम 1921 में। 1921 में अभी तक आप ये देखेंगे कि 1861 में जब सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया था तो वो किस रूप में था, वो एक कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत था या आयुक्त के अंतर्गत था, जो सीधे वायसराय को क्या करता था, रिपोर्ट करता था। 1921 में सेंट्रल प्रोविंस का दर्जा जो है परिवर्तित कर दिया गया, है ना, क्या कर दिया गया, दर्जा परिवर्तित कर दिया गया। इसको कमिश्नरी क्षेत्र से हटाकर मुख्य गवर्नरी क्षेत्र कर दिया गया, मतलब राज्यपाल का क्षेत्र बना दिया गया, मुख्य गवर्नरी क्षेत्र के अंतर्गत नियुक्त कर दिया गया। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या है अभी तक मेन बात, 1861 में सेंट्रल प्रोविंस का गठन कर दिया गया है। 1903 में बरार के राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त किया जा चुका है। अब हम आते हैं, मेन है 1936। 1936 में क्या होता है, बरार जो है, मैंने आपको बताया 1903 में ले लिया था राजस्व वसूली का अधिकार। 1936 में, है ना, 1936 में बरार को सेंट्रल प्रोविंस में क्या कर दिया गया, पूर्ण विलय कर दिया गया। अगर मैं तारीख भी बताऊं आपको तो 24 अक्टूबर 1936, है ना, क्या तारीख थी, प्रश्न आ सकता है। 24 अक्टूबर 1936 को बरार को क्या कर लिया गया, सेंट्रल प्रोविंस में शामिल कर लिया गया, और इस प्रकार से सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो है क्या बन गया, एक क्षेत्र बन गया, या हम बोल सकते हैं एक प्रशासनिक इकाई बन गया। और ये जो है प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन थी, जो हम शुरुआत में ही देखकर आए हैं। बात क्लियर, इस प्रकार से बना है भैया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो क्या समझे, पहले सेंट्रल प्रोविंस बना, फिर बरार बना, और फिर फाइनली सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बना, जो कि पूर्ण रूप से किसके अधीन है, अंग्रेजों के अधीन शासित था पूर्ण रूप से। अब यहां पर यह भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैंने शुरुआत में बोला था कि किस तरीके से सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार अंग्रेजों के अधीन प्रत्यक्ष रूप से स्थापित था, तो ये आपको आइडिया हो गया होगा। तो ये सभी बातें मैंने आपको यहां पर समझा ही दी है कि किस प्रकार से क्या क्या चीजें हुई, यहां तक हम देख चुके हैं। अब आगे एक बात समझो, बहुत महत्वपूर्ण है। 1937 में क्या हुआ, 1937 प्रथम निर्वाचन एवं मंत्रिमंडल के गठन की बात कर रहे हैं। ये कहां की बात कर रहे हैं हम, सेंट्रल प्रोविंस एंड, अभी इमेज भी बताता हूं, अभी आपको सेंट्रल प्रोविंस और बरार अलग अलग था, ये मैप दिखा दिया था मैंने, है ना। अभी हम सेंट्रल प्रोविंस और बरार एक साथ वाला कैसा है तो वो भी देखेंगे। 1937 में एक महत्वपूर्ण बात ये हुई है, जब हम मुख्यमंत्री की लिस्ट भी पढ़ते तो वहां पर भी हम बहुत अच्छे से ये पढ़ते हैं, है ना। तो 1937 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार में सबसे पहली बार निर्वाचन किए गए, जिसमें एनबी खरे प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए उस क्षेत्र के। और बाद में आपको पता है कि एनबी खरे के इस्तीफे के बाद रविशंकर शुक्ल भी क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। ये सभी काम जब हम आगे धीरे धीरे देखो 1937 तक आ गए हम, है ना, 1956 पे आएंगे, तो इसलिए रविशंकर शुक्ल फिर सीधे चलते रहते हैं आगे तक। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक बात याद रखना, आपको अगर कोई बोले पुराना मध्य प्रदेश का मतलब क्या है, तो पुराना मध्य प्रदेश का मतलब ही है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक है, ये सब समझेंगे अभी कि ये क्यों केवल सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्यों, क्योंकि तब तो विंध्य प्रदेश भी था, मध्य भारत भी था, भोपाल राज्य भी था। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को ही पुराना मध्य प्रदेश क्यों कहते हैं, तो यहां पर यह बात बहुत जरूरी है। 1937 में पहली बार निर्वाचन हुए और निर्वाचन के द्वारा एनबी खरे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाए गए। और जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो रविशंकर शुक्ल सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के क्या बनाए गए, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाए गए। क्लियर हो गई बात, इतना आपको सीधा सीधा। चलिए
ये ही पूरी की पूरी स्थिति अब 1947 तक सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की रही। तो हम कहां पहुंच गए हैं सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के लिए? 1947 तक हम आ चुके हैं, इतिहास से आए हैं। अब आप सोचो, क्या इतनी बातें आपको किताबों में या कहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, बहुत स्वाभाविक सी बात है। अगर मेंस में इसमें से कहीं भी प्रश्न आया सेंट्रल प्रोविंस कैसे बना, बरार कैसे बना, प्रीलिम्स में कोई आया, पार्ट ए में असिस्टेंट प्रोफेसर एडीपीओ, कोई भी एग्जाम हो आया, क्या आपको कोई लग रहा है आपको छूटेगा? नहीं छूटेगा। ये स्थिति रही सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की कब तक? 1947 तक। इतनी बात याद रखना है। और अब हमको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अब 1947 तक की स्थिति तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। अब हमको, अच्छा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार आप यहां पर देख लीजिए, है ना। यहां पर मैंने आपको शुरुआत में बताया था बरार था लगभग यहां पर। बरार को 1903 में राजस्व वसूली में लिया और फिर 1936 में 24 अक्टूबर 1936 को सेंट्रल प्रोविंस में मिला लिया। तो अब ये वाला जो क्षेत्र है, मतलब अगर आप इसको और अच्छे से समझो तो बरार पहले इतना था, है ना, ये अलग था, लेकिन अब 1936 में उसको भी अंडर में लेके पूरा का पूरा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बना दिया गया। मतलब ये है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। और इसकी राजधानी क्या थी? तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि नागपुर इसकी राजधानी रही। क्लियर बात, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। आप चाहे तो सामने देखकर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप ऐप पर हो तो मत लीजिएगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सेंट्रल इंडिया एजेंसी की, कि सेंट्रल इंडिया एजेंसी किस प्रकार से बनी शुरुआत से और 1947 तक इसकी स्थिति कैसी रही। ठीक, चलिए बढ़े आगे। तो देखिए सेंट्रल इंडिया एजेंसी जो है, कहां गया सेंट्रल इंडिया एजेंसी, इसका गठन शुरुआती स्तर पर 1854 में कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1854 में कर दिया गया था। इसमें शामिल क्षेत्र कौन से थे? कॉमन सेंस लगाओ, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला है कि सेंट्रल इंडिया एजेंसी एक ऐसा क्षेत्र था जो अंग्रेजों के अधीन ही था, लेकिन रियासतों वाला क्षेत्र था। और रियासतों वाला क्षेत्र था तो अंग्रेजों के अधीन, लेकिन थी तो रियासतें। तो अगर हम 1854 की बात करें तो 1854 में इसको गठित किया गया अंग्रेजों द्वारा, लेकिन शामिल क्षेत्र कौन कौन से थे? तो बघेलखंड इसमें शामिल था, इसमें बुंदेलखंड की रियासतें शामिल थी, मालवा की रियासतें शामिल थी, इंदौर की रियासतें शामिल थी, ग्वालियर की रियासतें शामिल थी। तो कुल मिलाके सेंट्रल इंडिया एजेंसी रियासतों वाला क्षेत्र था, इसलिए इसमें इन सभी क्षेत्रों की रियासतें शामिल हुई। मैप से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप पीछे वाला मैप देखने की कोशिश करोगे, ये वाला, तो सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत आप देखो कि मराठाओं वाले जो क्षेत्र थे धीरे धीरे उनको अंडर में लिया। तो यहां पर तो कोई रियासत जैसा कोई काम ही नहीं था। बरार था तो बरार को अंडर में कर लिया, लेकिन ये पूरा का पूरा क्षेत्र देखोगे तो यही तो विंध्य प्रदेश आता है, यही तो मध्य भारत आएगा, यही तो भोपाल आएगा, यही तो सभी की सभी रियासतें आएगी। तो इन सभी की सभी रियासतों को मिलाकर सेंट्रल इंडिया एजेंसी का क्या कर दिया गया था? गठन कर दिया गया था। अब आगे क्या किया गया? तो रेजिडेंट प्रणाली एवं क्षेत्रीय प्रशासन, मतलब ये शुरुआत में आपको बताते आया हूं पहले मिनट में ही कि ये अंग्रेजों के अधीन रियासतों वाला क्षेत्र था, लेकिन एजेंट नियुक्त किए गए थे जो सीधे वायसराय के अधीन थे। तो इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहां पर क्या कर दिया था? इंदौर में और ग्वालियर में 2 रेजिडेंट नियुक्त कर दिया था, है ना। क्या कर दिए थे? 2 रेजिडेंट नियुक्त कर दिए थे कि आप यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था चलाओ। लेकिन रेजिडेंट भी थोड़ा सा नीचे का पद था, क्योंकि इन 2 रेजिडेंट एवं क्षेत्र के प्रशासकों के ऊपर, क्षेत्र के प्रशासक मतलब समझ लो कि अलग अलग रियासत के अपने अपने प्रमुख थे, अपने अपने प्रशासक थे। तो उन प्रशासकों के ऊपर तो एजेंट नियुक्त कर दिए थे 2। अब प्रशासक एजेंट के नीचे है, लेकिन प्रशासक और एजेंट दोनों के दोनों किसके नीचे है? सीधे गवर्नर, सॉरी, जो रेजिडेंट और प्रशासक है वो सीधे किसके अंडर में है? एजेंट के अंतर्गत है, जो किसको? गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी था। मतलब समझ रहे हो कि ये सभी रियासतों के अपने अपने प्रशासक थे,
इन प्रशासकों को किसके अंतर्गत रखा गया? 2 रेजिडेंट के अंतर्गत रखा गया। इन रेजिडेंट के लिए भी एजेंट की नियुक्ति करी गई जो इन सब पर नजर रखता था, और ये एजेंट फिर किसे रिपोर्ट करता था? वाइसराय को रिपोर्ट करता था। ठीक, अब ये जो एजेंट था इसका मुख्यालय कहां था? जैसे 2 रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी गई तो इनका मुख्यालय तो क्या कर दिया गया? इंदौर और ग्वालियर में इनको एक रेजिडेंट के रूप में नियुक्त कर दिया गया। लेकिन जो मेन एजेंट था, जो सबके ऊपर था, उसका मुख्यालय क्या कर दिया गया था? इंदौर में कर दिया गया था। और याद रखिएगा, सेंट्रल इंडिया एजेंसी के लिए जो एजेंट नियुक्त किया गया था जिसका मुख्यालय इंदौर में था, जिसके अंतर्गत प्रशासक और 2 रेजिडेंट थे, उसमें सबसे पहला एजेंट कौन नियुक्त किया गया था? आर हैमिल्टन को नियुक्त कर दिया गया था। और यह स्थिति सेंट्रल इंडिया एजेंसी की रही 1947 तक। तो 1947 तक हम पहुंच चुके हैं और हमने क्या कर दिया है? सेंट्रल इंडिया एजेंसी और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को पूर्ण रूप से निर्मित कर दिया है और 1947 तक की स्थिति हमने देख ली है। ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये सेंट्रल इंडिया एजेंसी है। अब हम सबसे पहले चलते हैं शुरुआत में ही, जो कि मैंने आपको बताया था यहां। अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा अगर आप मैप देखो तो, है ना? ये मैप देखो आपको ये पता चल गया सेंट्रल प्रोविंस कैसे बना, आपको ये पता चल गया बरार कैसे बना, सेंट्रल इंडिया एजेंसी कैसी बनी, क्यों ये कैसे कैसे क्षेत्र थे, कौन कौन से क्षेत्र थे, है ना? बरार कैसे आया, सेंट्रल इंडिया एजेंसी कैसे आई। और इसीलिए मैंने बोला कि 1947 तक ये ही इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश था। क्लियर? कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। बढ़े आगे, चलिए कहां तक पहुंच गए हम? 1947 तक, यहां तक हम पहुंच गए। अब सेंट्रल इंडिया एजेंसी का भी आप चाहो तो मैप देख लो भैया, ये आप मैप देख सकते हो सेंट्रल इंडिया एजेंसी का, है ना? ये सेंट्रल प्रोविंस और बरार थे, अब ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बन गए और ऊपर वाला क्षेत्र क्या हो गया है? सेंट्रल इंडिया एजेंसी हो गया है। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी ये मैप आपको बढ़िया तरीके से दिख जाएगा आगे भी, है ना? जब आप लोगे, जब आपको पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी में मिलेगी। चल बढ़े आगे। तो 1947 तक का यात्रा आपको कैसी लगी? बढ़े आगे, कमेंट करके जरूर बताना। अब हमको जाना है भैया 19 भाग बी में। अध्याय पहला ही चल रहा है अभी, ये ध्यान रखिएगा। अध्याय पहले में हम 1947 तक पहुंच गए हैं। अब अध्याय 1 के ही दूसरे भाग में 1947 से हमको 31 अक्टूबर 1956 तक जाना है, पुनर्गठन से पहले तक। बहुत ही सिंपल है, बस यहां पर अब क्या हो जाएगा समझना है, यहां भी पूरा का पूरा, लेकिन यहां पर थोड़े से फैक्ट्स ज्यादा आएंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद हो जाएगा, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा। चलिए भैया, बात करते हैं 1947 से 31 अक्टूबर 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही। लेकिन इससे पहले हमारे लिए समझना ये बहुत जरूरी है, भारत संघ के संदर्भ में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही 1950 में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत अच्छे से आपको ये समझना है कि आपको ये पता है कि 15 अगस्त 1947 का समय अगर हम देखें तो इस समय क्या हुआ था, या 15 अगस्त 1947 के पहले भारत में अनेक रियासतें अस्तित्व में थी, जो कि अपन पहले भी देख के आ चुके हैं कि सेंट्रल इंडिया एजेंसी भी रियासतों से मिलकर ही बनी थी। और 1947 तक आते आते हमने उसको छोड़ दिया है क्योंकि अब वो परिवर्तित अलग रूप में होगी, है ना? तो 15 अगस्त 1947 से पहले पहले भारत संघ अनेक रियासतों में विभाजित था, या अनेक रियासतें अस्तित्व में थी। ये रियासतें किस प्रकार से काम करती थी? तो ब्रिटिश भारत से पृथक थी। ब्रिटिश भारत से पृथक का मतलब समझिए कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो सीधे सीधे भारत के अधीन या भारत संघ को प्राप्त हो गए थे, लेकिन रियासतों को अधिकार दिया गया था ना कि या तो आप पाकिस्तान में मिल जाओ, या भारत में मिल जाओ, या आप स्वतंत्र हो जाओ, स्वतंत्र रहो। ये भी आपको स्वाभाविक सी बात है। तो ब्रिटिश शासित भारत जो था वो क्षेत्र तो सीधे सीधे ही प्राप्त हुए, लेकिन रियासतों वाला नहीं हुआ था। तो आंतरिक स्वरूप से क्या होता था, अपने अपने प्रशासक या अपने अपने शासकों द्वारा ये रियासतें क्या होती थी, शासित होती थी।
इतना आपको 15 अगस्त 1947 से पहले पता होगा, और नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया। क्लियर। अब इन रियासतों का विलय करना भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि क्या होता है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो रियासतों को शुरुआती स्तर पर तो बोला कि आप स्वतंत्र रहो, या तो पाकिस्तान से मिल जाओ या भारत से मिल जाओ। तो कुछ पाकिस्तान में मिल गए, कुछ भारत में मिल गए, और कुछ स्वतंत्र ही रहे, जिनमें एक भोपाल राज्य भी था जिसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। तो भैया क्या हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र थे सीधे भारत को प्राप्त हो गए, जो कि मैंने आपको बताया है ना। ब्रिटिश शासन वाले या ब्रिटिश शासन वाले सीधे सीधे क्षेत्र सीधे सीधे भारत को ही प्राप्त हो गए थे, और रियासतों को विकल्प दे दिया था, स्वतंत्र रहो, पाकिस्तान में रहो या फिर मिल जाओ। लेकिन बात क्या होती है कि जो रियासतें स्वतंत्र रही, अब अगर कंटिन्यू वो स्वतंत्र रहेगी तो भारत के लिए एकता और अखंडता, आंतरिक सुरक्षा जिसे हम इंटरनल सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, प्रशासनिक और आर्थिक अव्यवस्था भी यहां पर हो सकती है। लोकतंत्र की स्थापना अगर करना है तो अलग अलग नहीं रह सकते आप। इन सभी को ध्यान में रखते हुए रियासतों का विलय करना शुरू किया गया, या रियासतों का एकीकरण करना शुरू किया गया, ताकि एक अखंड भारत बनाया जा सके। मतलब रियासतों को मर्ज और इंटीग्रेट करके एक नया भारत बनाया जा सके। इन रियासतों का विलय करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अलग से विभाग बनाया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, राज्य विभाग कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्य विभाग। तो ये प्रश्न सीधा सीधा इंडियन हिस्ट्री में भी आ सकता है आपके लिए, कि रियासतों का एकीकरण करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से विभाग का गठन किया गया था। तो वो था भाई साहब कौन सा, राज्य विभाग, स्टेट डिपार्टमेंट। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, सीधी सी बात है कि रियासतों का एकीकरण करने में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ कौन दे रहे थे, इसी विभाग के सचिव वीपी मेनन। और इन्होंने मिलकर भारत की भौगोलिक एवं राजनीतिक एकता को क्या कर दिया, सुनिश्चित कर दिया कि भैया अब हमको बहुत अच्छे से रियासतों का एकीकरण करना है। बहुत सारी चीजें हुई इंडियन हिस्ट्री में, अलग संबंध है जब हम अलग अलग रियासतों को देखें, है ना। लेकिन हमको केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में चलना है तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही हम चलेंगे। लेकिन इन सभी को समझना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि सेंट्रल इंडिया एजेंसी तो खुद अलग अलग रियासतों से मिलकर बनी थी ना, तो उन रियासतों का भी तो एकीकरण करना बहुत आवश्यक है। तो ये जब डिफाइन हो गया कि भैया इन रियासतों का, क्लियर हो गया कि रियासतों का एकीकरण और विलय करना है, ठीक, तो ये सब चीजें धीरे 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 चलती रही। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह हुई आगे चलकर कि 26 जनवरी 1950 को, है ना, जब संविधान लागू हुआ तो प्रशासनिक व्यवस्था या राज्य को अस्थायी रूप से प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो भारत के अंतर्गत राज्य थे उनको क्या कर दिया गया, श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया, कैटेगरीज में विभाजित कर दिया गया। और ये कैटेगरीज कैसी थी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो कैटेगरी है ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना, जो अभी बताया वही सब है। हाँ, फिर मैंने आपको बताया 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया था। भारत में जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी राज्य थे, लगभग कौन से, ब्रिटिश भारत को छोड़कर, क्योंकि वो तो सीधे सीधे भारत को प्राप्त हो गए थे ना, तो 4 क्षेत्रों में विभाजित किया। ये प्रश्न आ सकता है कब किया, तो 1950 में। अब आप ये समझिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में आगे जाने के लिए ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसमें एक भाग था पार्ट ए स्टेट। ये पार्ट ए स्टेट में कौन से राज्य थे, तो ऐसा बोला गया है इनमें पूर्व ब्रिटिश शासित प्रांत शामिल थे, है ना। इन राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल तथा निर्वाचित राज्य विधायिका की व्यवस्था थी।
जैसे आपको मैं बता चुका हूं, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में 1937 में निर्वाचन हुआ था, एनबी खरे बने, फिर रविशंकर शुक्ल बने, आगे फिर रविशंकर शुक्ल ही बनते हैं। तो सेंट्रल इंडिया ये जो पार्ट ए है, इसमें ब्रिटिश शासित प्रांत शामिल थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना है, पूर्व में जो ब्रिटिश शासित प्रांत थे वो इसके अंतर्गत क्या थे, शामिल थे, है ना। और इन राज्यों को कौन चलाता था, व्यवस्था क्या थी, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल चलाता था, और साथ ही साथ यहां पर यह बोल दिया गया था कि एक लेजिस्लेचर की व्यवस्था भी की गई। तो आप इतनी सी बात समझो कि जितनी भी बड़ी बड़ी रियासतें थी, जैसे मद्रास, बंबई, है ना, ये सब बहुत बड़ी बड़ी रियासतें थी। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार भी एक बहुत बड़ी रियासत थी। तो जितनी भी बड़ी बड़ी रियासतें हैं उन सभी को क्या कर दिया गया, ए पार्ट में विभाजित कर, ए पार्ट के अंतर्गत रख दिया गया। क्लियर बात। फिर उसी तरह से एक भाग बना पार्ट बी स्टेट। इसमें क्या किया गया, पूर्व रियासतें अथवा रियासतों के संघ शामिल थे। मतलब सेंट्रल इंडिया एजेंसी की बहुत सारी रियासतें और भी अलग अलग रियासतें थी, लेकिन यहां पर एज कंपेयर टू पार्ट ए, यहां पर छोटी बड़ी रियासतें थी, अर्थात छोटी एवं बड़ी रियासतें। इन राज्यों में क्या होता था, ये तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के अंतर्गत शासन होता था, यहां पर व्यवस्था होती थी और एक विधायिका भी थी। यहां पर क्या होता था, क्योंकि रियासतें थी छोटी बड़ी, तो यहां पर स्वाभाविक सी बात है, एक राज्य प्रमुख होगा, है ना, और अपनी अपनी विधायिका भी होती थी, सीधी सी बात है ना। राज्य प्रमुख का पद संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त था, क्योंकि अपनी रियासत तो अपनी रियासत का अपना एक राज्य प्रमुख। तो बात याद रखना, पार्ट ए में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल व्यवस्था चलाता था और एक लेजिस्लेचर भी होता था। यहां पर रियासतें थी तो रियासतों का अपना अपना राज्य प्रमुख था। जैसे बरार के कौन थे, हैदराबाद के महमूद अली खान थे, बट वो सेंट्रल प्रोविंस एंड सेंट्रल प्रोविंस में चले गया, तो अब तो उसकी बात ही नहीं होना है। तो रियासतों के अपने अपने प्रमुख होते थे, है ना। तो फिर जहां रियासतों की बात होगी वहां पर राज्य प्रमुख होगा ही होगा, और फिर एक निर्वाचित विधायिका भी होती थी, मतलब लेजिस्लेचर भी होता था। ये आगे आपको समझना बहुत जरूरी है, वरना आगे बात समझ में नहीं आएगी, है ना। इन रियासतों में क्या था, तो मध्य भारत, राजस्थान, हैदराबाद, मैसूर, विंध्य प्रदेश, ये छोटी और थोड़ी सी बड़ी रियासतें थी। हमारे लिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में समझना जरूरी है, तो आप देख सकते हो मध्य प्रांत एवं बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार ए में था। आगे देखेंगे अपन पार्ट बी में, अगर हम देखें तो मध्य भारत हो गया, है ना, विंध्य प्रदेश हो गया, ये सभी भाग बी में थे। आगे अगर हम देखें तो एक भाग सी था, इनमें छोटे राज्य तथा पूर्व मुख्य आयुक्त के प्रांत शामिल थे। जैसे भोपाल राज्य को, भोपाल याद रखिएगा, भोपाल रियासत जो थी ना, ये सबसे अंतिम रियासत थी जो भारत संघ में शामिल हुई थी। 1 जून 1949 को शामिल हुई थी। तो जब 1 जून 1949 को शामिल हुई तो एक कमिश्नरी क्षेत्र इसको घोषित किया गया था और कमिश्नर चलाते थे। तो पार्ट सी में भोपाल थी, ये बहुत आपको अच्छे से याद रखना है। तो भोपाल रियासत जो थी, या ये भाग सी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र थे, तो भैया पूर्व मुख्य आयुक्त का प्रांत था, छोटे राज्य थे, साथ ही साथ ऐसे प्रांत जो किसके द्वारा प्रशासित थे, मुख्य आयुक्त के द्वारा प्रशासित थे। इनका प्रशासन जो है कौन चलाता था, मुख्य आयुक्त, बट नियुक्त कौन करता था इन्हें, राष्ट्रपति नियुक्त करता था। कहीं मुख्य आयुक्त थे तो कहीं उपराज्यपाल मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा नियुक्त होते थे। और भाग डी हमको अभी समझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं है। बस इतनी बात याद रखना, भाग डी में एकमात्र क्षेत्र या एकमात्र राज्य शामिल था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्लियर। इस प्रकार से 4 भागों में 1950 में राज्यों को अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया था, विभाजित कर दिया गया। बात क्लियर है भैया। चलिए, यह है भारत के संदर्भ में स्थिति 1950 में, है ना। तो अगर हम यहां तक 1 मिनट के अंदर अंदर रिकॉल करें तो सेंट्रल इंडिया एजेंसी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में मध्य प्रदेश विभाजित था एकदम शुरुआत से ही। फिर सेंट्रल प्रोविंस बना, फिर बरार बना, फिर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बना, फिर सेंट्रल इंडिया एजेंसी बना। 1947 तक की स्थिति हम देखते हुए आ गए।
भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद ऐसा लगा कि भैया अब रियासतों का एकीकरण करना है। उसी बीच 1950 में क्या कर दिया गया, राज्यों को श्रेणी में विभाजित कर दिया गया, चार चार कैटेगरी में, और इस प्रकार से बात आगे चलती गई। तो ये भारत के संदर्भ में तो हमने स्थिति देख ली कि किस प्रकार से 1950 में स्थिति थी। अब हमको देखना है मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या स्थिति थी 1950 में। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए भैया क्या होता है, 1950 से लेकर 1956 तक, है ना, कहां से कहां तक, 1950 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश 3 श्रेणियों में, क्योंकि अगर भारत संघ की बात करें या भारत को 4 कैटेगरीज में विभाजित किया था, ए बी सी डी, तो हमारे तो जो मध्य प्रदेश के संदर्भ वाले क्षेत्र थे वो तो डी में शामिल नहीं थे। तो प्रश्न आ सकता है मध्य प्रदेश के क्षेत्र कितनी श्रेणियों में विभाजित थे, तो ए बी और सी में विभाजित थे। लेकिन राज्य कितने थे, तो 4 राज्य थे, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो याद रखिएगा 1950 से 1956 तक मध्य प्रदेश 3 श्रेणी में, ए बी सी में, और राज्य कितने थे, 4 राज्यों में विभाजित था। किस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, क्योंकि मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं कि श्रेणी ए एक बहुत बड़ी रियासत थी, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, और बड़ी रियासतों को भाग ए में रखा गया था, और भाग बी जो रियासतों वाले क्षेत्र थे जिसमें एक राज्य प्रमुख होता था, और साथ ही साथ अगर हम बोले राज्य प्रमुख के साथ साथ एक विधायिका भी होती थी। तो ये जो अगर हम देखें इंदौर हो गया, है ना, सॉरी मध्य भारत हो गया, विंध्य प्रदेश हो गया, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत रख दिए गए, पार्ट बी में। ये विंध्य प्रदेश की अभी हम देखेंगे पार्ट बी, पार्ट सी, इस प्रकार से चीजें आगे पीछे चलती रही, तो वो अभी अपन को देखना है, क्योंकि विंध्य प्रदेश शुरुआत में पार्ट बी में ही था, बाद में लगा कि यार ये तो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको और छोटा कर दिया गया, तो वो अभी हम समझेंगे, है ना। तो देखिए ए की बात, यहां पर ए है, भोपाल राज्य सी में था, और ये पार्ट बी, तो कैटेगरीज तो 3 ही हो रही है, लेकिन राज्य कितने थे, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इस प्रकार से मध्य प्रदेश 1956 तक, कब तक, 31 अक्टूबर 1956 तक, है ना, जब से 1950 में राज्यों में विभाजित किया गया था भारत को, तब से लेकर 31 अक्टूबर 1956 तक मध्य प्रदेश की यही स्थिति रही कि मध्य प्रदेश 4 राज्यों में या 4 प्रांतों या 4 क्षेत्रों में विभाजित था। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो कि कैटेगरी ए में था, मध्य भारत जो कैटेगरी बी में था, रियासतों वाला ही था, विंध्य प्रदेश जो शुरुआत में तो बी में था, बाद में सी में रखा गया, देखेंगे अभी आगे, और भोपाल जो कि सी में रखा गया, है ना। ये सब पार्ट बी, ए बी सी भी बहुत कॉमन है, समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बड़े थे, तो बड़ा था तो बड़े में रखेंगे ए में, ये रियासतों वाले थे तो रियासत में रख दिया बी में, है ना, सी बाद में देखेंगे। भोपाल वाला तो कमिश्नरों के अंतर्गत ये चलता रहा था, बाद में तो सी वाला हो गया, स्वाभाविक सी बात है। अब हमको पता है कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की राजधानी क्या थी, नागपुर थी, है ना। विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, रीवा थी। याद रखिएगा विंध्य प्रदेश की सबसे शुरुआती राजधानी नौगांव थी। कौन सी थी, नौगांव, जो कि अपन आगे देखेंगे, क्योंकि हर एक को हमको देखना है, क्योंकि ये सब बाद में मर्ज होकर एक मध्य प्रदेश बनेगा। तो सबसे पहली राजधानी विंध्य प्रदेश की नौगांव थी, बाद में रीवा हुई है, तो अपन बाद में देखेंगे, है ना। भोपाल तो भोपाल अलग ही छोड़ दे अपन। मध्य भारत के अंतर्गत क्या किया गया, इसकी 2 राजधानी बनाई थी, ये भी हम डिटेल में देखेंगे सब कुछ, मध्य भारत को, इन सभी को। मध्य भारत की 2 राजधानियां थी, एक इंदौर थी और एक ग्वालियर थी। इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी, समझेंगे आगे। इतना मैप आप ध्यान रखो, 1950 से लेकर कहां तक, 31 अक्टूबर 1956 तक। अब आप सोचो 1947 से पहले जो हम आए 1950 तक क्या था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था और सेंट्रल इंडिया एजेंसी थी। क्लियर है बात, कैटेगरीज में विभाजित कर दिया तो सेंट्रल इंडिया एजेंसी ऐसे ऐसे राज्यों में विभाजित हो गई और इसको कैटेगरी ए में रख दिया गया।
इस प्रकार से मैप बदलता गया और इस प्रकार से मध्य प्रदेश की स्थिति भी बदलती रही। कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहे किसी भी प्रकार का यूनिट हो, कोर्स हो, धीरे धीरे आपके लिए सब कुछ इसी प्रकार से कोरिलेशंस के माध्यम से, कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी और इन सभी से आप मिस ना हो, इसीलिए बहुत जरूरी है हमारे अमित शुक्ला नोट्स और ज्ञानदूत एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाएं। ऐप को जरूर इंस्टॉल रखें, क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो कितना भी कठिन प्रश्न आ जाए आपसे गलत नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। बस नेगेटिव मार्किंग का जमाना है तो ये आप भूल जाओ कि थोड़ा थोड़ा पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा पढ़ के आप बेसिक प्रश्न तो सॉल्व कर दोगे जो तो दुनिया भर के सॉल्व कर रहे हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होंगे। आप जब अच्छे से पढ़ लोगे, जहां कॉन्सेप्ट समझना है वहां कॉन्सेप्ट समझ लोगे, जहां कोरिलेशन से रटना ही रटना है जो कि मैं आपको करवाया है वो कर लोगे, प्रश्न कहां जाएगा गलत। एमपीपीएससी से पीछे रहोगे तो गड़बड़ होगी, एमपीपीएससी से आगे रहोगे तो आसानी होगी। तो मैं भी आपके लिए कोर्स पर भी चर्चा करूंगा, थोड़ा अपन आगे चलते हैं। ठीक, तो देखिए ये बात हो गई। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर पहले मध्य भारत को मालवा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, ये जो मध्य भारत वाला क्षेत्र है ना, इसको पहले क्या बोलते थे, ये वाला क्षेत्र आप समझ लेना, ये पूरा का पूरा मध्य भारत, इसका पहले एक अलग नाम था। क्या नाम था? मालवा यूनियन। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, मालवा यूनियन किसका पुराना नाम था? तो मध्य भारत का। और एक और बात, विंध्य प्रदेश शुरुआत में पार्ट बी श्रेणी में शामिल था, मतलब ये जो है ये बी में ही था, लेकिन छोटा आकार होने के कारण 1950 में ये प्रश्न आ सकता है। 1950 में अगर डेट भी पूछी जाए तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1950। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि विंध्य प्रदेश का जो श्रेणी है वो कब चेंज की गई। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को भाग श्रेणी बी से श्रेणी सी में विभाजित कर दिया गया था। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख लो भैया, ये है एक बार और मैं बता देता हूं स्थिति। ये इस प्रकार से मध्य प्रदेश की स्थिति थी 31 अक्टूबर 1956 तक। यहां पर बड़े मैप के संदर्भ में बता दिया है, वहां पर बिना लिखे हुए मैंने आपको बता दिया है, जो आपको सही लगे आप समझ लीजिएगा, है ना। और मैप बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसको भी अगर हम और अच्छे से इस फॉर्मेट में देखें तो आप इसको भी समझ सकते हैं। स्वतंत्रता उपरांत प्रदेश की तत्कालीन रियासतों को 3 पार्ट में बांट दिया गया, जो निम्न अनुसार है। एक है पार्ट ए स्टेट जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है, पार्ट बी स्टेट मध्य भारत और विंध्य प्रदेश रहेगा, है ना। और उसके बाद विंध्य प्रदेश 1950 में पार्ट सी बन गया और पार्ट सी स्टेट जो है सॉरी भोपाल है। क्लियर? चलिए, अब जब हमको ये सब पता चल गया है कि इतने इतने क्षेत्र थे, तो अब हमको इन सभी को देखना बहुत जरूरी है। मध्य भारत को, भोपाल को, सेंट्रल प्रोविंस बरार को और विंध्य प्रदेश को। तो शुरुआत करते हैं हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इतने सिस्टमेटिक नोट्स, इतने डिटेल आपको नहीं मिलने वाले हैं, चाहे ढूंढ कर देख लेना। हाँ, मेरे पढ़ाने के बाद आपको अब जरूर मिल जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। खैर, तो मैं हमेशा बोलता हूं नोट्स तो कॉपी कर लोगे, तरीका कैसे कॉपी करोगे, है ना। अब देखो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, फिर पढ़ोगे कैसे, ये भी एक जरूरी बात है। अब बेचना है तो किताब छोटी होनी चाहिए, क्योंकि मोटी किताब तो बच्चा लेगा ही नहीं। और मोटी किताब लेने से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि सब कुछ कचरा डाल के बना दो, है ना। तो ये भी बहुत बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं पढ़ाने में। खैर छोड़ते हैं अपन। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की हम बात करेंगे, जो कि श्रेणी ए में था, है ना। चलिए भैया, इसका गठन किस प्रकार से हुआ, बहुत महत्वपूर्ण बात समझना भैया। पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। अच्छा, ये जो लेक्चर्स आपको दिख रहे हैं जिसमें 4 अध्याय हम एक ही लेक्चर में पढ़ रहे हैं, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, मतलब जिलों के निर्माण तक, विभाजन, पुनर्गठन, गठन सभी। तो इसको मैंने अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम पर रिकॉर्ड किया है। तो लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपकी फ्लो कंटिन्यूटी टूटे ना, तो मैं इन सभी लेक्चर को मर्ज करके आपको एक लेक्चर दे दूंगा, है ना। तो
मान लो कि क्योंकि अब डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो समय तो लगेगा अच्छे से, वरना जल्दी जल्दी तो मैं लोगों ने तो 4 घंटे में पूरा एमपी पॉलिटी पढ़ा दिया है ना। तो इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ हो ही नहीं सकती है कि 4 घंटे में एमपी पॉलिटी, एक टॉपिक नहीं हो सकता है 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में एमपी पॉलिटी कोई कैसे पढ़ा सकता है। बच्चा तो बहुत खुश हो जाता है, और 6 घंटे में मैंने पूरा एमपी पॉलिटी पढ़ लिया। प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न सॉल्व कर लिए, वो तो सब कर देंगे। अपना भी कॉमन सेंस आपको रखना चाहिए। व्यूज के चक्कर में 6 घंटे में ये कोर्स कुछ नहीं होता है उससे। खैर, तो आपको ये पूरा का पूरा एक ही लेक्चर में मैं विभाजित करके, एक ही लेक्चर में कंबाइन करके दूंगा। आप बस उसको 1-1 घंटा रोज देख के अच्छे से नोट्स बनाकर, क्योंकि डिटेल नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो पार्ट ए स्टेट की हम बात करते हैं, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के संदर्भ में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था 1950 से 1956 तक, है ना। गठन किस प्रकार से होता है यहां पर हम गठन लिख देते हैं। अरे कमेंट करके जरूर बताना यार, ये मेहनत कर रहा हूं मैं, तो कमेंट जरूर करिए। गठन की बात करते हैं तो देखो, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद पूर्वी बघेलखंड दंडकारण्य वाला क्षेत्र का मतलब आप यहां पर समझो कि छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, ये शुरुआत में ही आप समझ कर आ गए हो। अभी मैं सीधे सीधे यहां से समझाता तो समझ नहीं आता। आपको पता है जब विस्तार किया गया था, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र भी लिए थे। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के बाद पूर्वी बघेलखंड, ध्यान रखिएगा, फिर दंडकारण्य की 14 रियासतों और वर्तमान मध्य प्रदेश की एकमात्र रियासत मकड़ई। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, मकड़ई वर्तमान में मध्य प्रदेश में ही है ना। तो उस समय आज का जो क्षेत्र है मकड़ई, उस समय सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में थी। तो क्या याद रखना है, पूर्वी बघेलखंड, है ना, ध्यान रखिएगा, पूर्वी बघेलखंड, दंडकारण्य, ठीक है, और दंडकारण्य के साथ साथ 14 रियासतों और पूर्वी वर्तमान मध्य प्रदेश की एकमात्र रियासत मकड़ई को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का क्या किया गया, गठन किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ उसके बाद। कैसे? तो भैया श्रेणियों में गठन कर दिया गया था, तो उस प्रकार से हुआ। किस राज्य में था, किस श्रेणी में था? तो भाग ए राज्य में था। इसकी राजधानी क्या थी? तो नागपुर थी। इसी सेंट्रल प्रोविंस एंड मध्य प्रदेश को हम किस नाम से जानते हैं? पुराना मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये स्थिति 1950 से 1956 तक चली। आगे बढ़े तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद पूर्वी बघेलखंड, दंडकारण्य की 14 रियासतें और वर्तमान मध्य प्रदेश की एकमात्र रियासतों को मिलाकर क्या किया गया? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन किया गया, ठीक है। यहां भाग ए राज्य था, इसकी राजधानी नागपुर थी। इसे ही सामान्यतः पुराना मध्य प्रदेश कहते हैं। मैं जब भी आपको पुराना मध्य प्रदेश कहूं आगे, आप ये समझ लीजिएगा कि हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की बात कर रहे हैं, जो 1950 से 1956 तक अस्तित्व में रहा। 1956 के बाद ये सब कोई भी अस्तित्व में नहीं थे। आगे बात करेंगे, इनमें शामिल क्षेत्र कौन कौन से थे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में? तो बरार याद है आपको, इसलिए इतिहास पढ़ाया था शुरुआत में। महाकौशल समझ रहे होंगे, सागर नर्मदा क्षेत्र आप समझ रहे होंगे, पूर्वी बघेलखंड के सभी रियासतें लगभग, विदर्भ समझ आ गया आपको, दंडकारण्य, इनको क्या करा था? इसके लिए एक्सटेंड किया गया था ना, अधिक विस्तार किया गया था सेंट्रल प्रोविंस बरार का। तो ये सभी के सभी क्षेत्र क्या थे? शामिल थे। अगर पूछा जाए सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में उस समय तक रियासतें कितनी थी, तो 15 रियासतें थी, क्योंकि इन सभी रियासतों को मिलाकर 14 और मकड़ई को भी हम शामिल करें तो सीधा प्रश्न आ सकता है कि इसमें कुल कितनी रियासतें थी? तो 15 रियासतें इसके अंतर्गत शामिल थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की प्रशासनिक स्थिति रही? तो भैया इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। कुल जिले इसके अंतर्गत कितने थे? 22 जिले थे उस समय की हम बात करें तो, है ना, आज की स्थिति में नहीं।
कुल संभाग इसमें कितने थे? 5, जिसमें जबलपुर, नागपुर, बरार, छत्तीसगढ़, नर्मदा। ये कॉमन सेंस से लगा सकते हो, क्या याद करने की जरूरत है? नहीं है। मुख्यमंत्री कौन थे इसके? तो पंडित रविशंकर शुक्ल 1937 में एनबी खरे बने थे। एनबी खरे के इस्तीफे के बाद रविशंकर शुक्ल ही आगे रहे और ये अब तक रहे और आगे भी रहेंगे, है ना। राज्यपाल कौन थे? तो ई राघवेंद्र क्या थे? इसके राज्यपाल थे। पार्ट ए का जब मैंने आपको बताया था पार्ट ए कैसे प्रशासित होता था, तो वहां पर मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया था। तो मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल कौन थे इसके? ई राघवेंद्र थे, है ना। 1947 15 अगस्त 1947 क्योंकि मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल भी उस समय थे, है ना। 37 में इस्तीफे के बाद आगे वो बन गए थे ये। तो इन्होंने नागपुर में सीताबर्डी किले पर झंडा फहराया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। ये मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर अभी कुछ समय पहले ही आया है, वहां से मैंने ये लिया है जब मैं सब कुछ बना रहा था। और सब पूरे के पूरे नोट्स सरकारी ऑथेंटिक पीडीएफ्स के माध्यम से ही लगभग सब बनाया हुआ है। तो 15 अगस्त 1947 को रविशंकर शुक्ल ने नागपुर के सीताबर्डी किले पर झंडा फहराया था। ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये क्या है? ये प्रशासनिक स्थिति रही सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें तो इसमें रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 रियासतें थी। ये 15 रियासतें हैं और ये थोड़ा सा याद करना कठिन होता है, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो, जब आप बघेलखंड की, बुंदेलखंड की या किसी ऐसे मालवा की, निमाड़ के कुछ क्षेत्र आप सुनते हो, तो आप थोड़ा सा उनके शब्दों को समझ के, शब्दों को सुनकर ही ये पता लगा सकते हो कि यार ये नाम लगभग मालवा का होगा, निमाड़ का होगा। यहां पर तो कॉमन सेंस चल सकता है, लेकिन हर व्यक्ति का तो ऐसा कॉमन सेंस नहीं चल सकता। तो बहुत आसान तरीका है इनको याद करने का कि भैया 1-1, 2-2 या 3-3 रियासतें रोज पढ़ो। या तो आपने मेरे कोरिलेशंस वाले लेक्चर देखे हैं तो उनसे आप कोरिलेशन बनाना सीख गए होंगे, है ना। एक बार इस लेक्चर को लेके बढ़िया शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो, इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, इनको लो और बढ़िया पढ़ोगे। पीडीएफ में बढ़िया कोरिलेशन लिखना, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। रिवीजन करने में 5 मिनट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 15 रियासतें शामिल थी, जिसमें बस्तर, चांग बखार, छुई खदान, जशपुर, काकेर, कवर्धा, खेरागढ़, कोरिया, राजनांदगांव, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, सरगुजा, उदयपुर, मकड़ई, ये सभी। और इनमें मकड़ई वर्तमान मध्य प्रदेश में है ना। बाकी आप बहुत सारे देख रहे हो, कोरिया देख रहे होंगे, राजनांदगांव, रायगढ़, बस्तर, छुई खदान, ये सभी के सभी लगभग कहां है? ये छत्तीसगढ़ में है आज के समय में, है ना। तो भैया ये बात याद रखना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में शामिल रियासतें लगभग कुल कितनी है? तो 15 रियासतें आपको देखने को मिलेगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि 19 जब 26 जनवरी, एक बात छोटी सी और बात याद रखो ताकि आगे कनेक्शन में आपके लिए आसानी रहे। जब 26 जनवरी 1950 को देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद 1952 में पहली बार आम चुनाव कराए गए थे। अब जब 1952 में पहली बार आम चुनाव करवाए गए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो वो आम चुनाव कहां से हुए हैं? लगभग उसी के द्वारा संसद अस्तित्व में आई, उसी के द्वारा विधानमंडल अलग अलग क्षेत्र में अस्तित्व में आई। तो 1952 में जो पहले आम चुनाव करवाए गए थे, तो मध्य प्रदेश से वो चुनाव कहां से हुए होंगे? तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार से हुए, है ना। मध्य भारत से हुए, विंध्य प्रदेश से हुए, भोपाल राज्य से हुए। मतलब इन सभी में अपनी अपनी विधानसभा सीटें थी, जहां से मध्य प्रदेश, जहां से 1952 के प्रथम आम चुनाव में सदस्य लड़ते थे और उतनी सीटों में जीतते थे। तो ये बात याद रखना है कि 1952 में जब पहली बार आम चुनाव हुए थे, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रांत के लिए विधानसभा की कुल सीटें कितनी थी? तो 150 सीटें थी।
मतलब भारत में पहली बार आम चुनाव करवाए गए तो संसद के सदस्य भी अलग तौर पर संसद में गए और अपनी अपनी विधानसभा के लिए भी चुनाव हुए। तो विधानसभा के 150 सीटें, मतलब विंध्य सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की भी अपनी एक विधानसभा सीट थी। तो कुल सदस्य कितने थे या कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 150। याद रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया है 1952 के पहले आम चुनाव में सीटों की संख्या कितनी रखी गई? 150 रखी गई। ये महत्वपूर्ण बात याद रखना। स्वतंत्रता के बाद इसी क्षेत्र को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जिसे हम पुराना मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की विधानसभा के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि क्या क्या विधानसभा में रहा है। तो आप देखोगे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की विधानसभा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना, क्योंकि हमको पता है 31 अक्टूबर 1956 तक मध्य प्रदेश 4 राज्यों में विभाजित था। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, ठीक है, और भोपाल राज्य, ठीक है। इन सभी की अपनी अपनी विधानसभाएं थी। जब इन सभी की अपनी अपनी विधानसभाएं थी तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर विधानसभा सीटें होंगी और 1952 के चुनाव में यहां से अपनी अपनी विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए थे। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा की हम बात करें तो जो 1952 के प्रथम आम चुनाव हुए पुराना मध्य प्रदेश में या फिर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, तो उसमें 150 सदस्य चुने गए। 1937 में जब एनबी खरे ने एक मंत्रिमंडल बनाया था, इस्तीफा दिया, रविशंकर शुक्ल बने। तो ये जो 1952 में पहली बार ऑफिशियली चुनाव हुए, ठीक है, उसमें रविशंकर शुक्ल जो है ये क्या थे? पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है, पहले से ही मुख्यमंत्री थे, बाद में भी यही मुख्यमंत्री रहे। राज्यपाल कौन थे? शुरुआत में ही बता चुका हूं, ई राघवेंद्र, है ना। और ये वाली लाइन जो है आगे आपको समझ में आ ही जाएगी। ये सभी विधानसभाएं अपनी अपनी जिन जो चारों क्षेत्र की थी, ये 31 अक्टूबर 1956 तक ही थी। 1 नवंबर 1956 को तो ये सब एक साथ मिलकर एक विधानसभा बन गई, जो आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। तो ये अभी नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया 1956 में राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ तो 1 नवंबर 1956 को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश की विधानसभा में शामिल कर लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी बात याद रखो। ये जो आप देख रहे हो ओरिजिनल फोटो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार राज्य की विधानसभा है, जो कि नागपुर में थी, है ना। और इस प्रकार से सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार एक क्षेत्र था और उसकी इस प्रकार से अपनी एक विधानसभा थी और इस प्रकार लेजिस्लेचर काम करता था। क्लियर? आगे हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हो, है ना, सेंट्रल प्रोविंस बरार। बार बार मैं आपको मैप इसलिए दिखा रहा हूं ताकि क्लियर रहे। अब हम आते हैं थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में समझ लो। 1 से 2 मिनट में इस कोर्स के बारे में समझाऊंगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदा रहेगा। स्किप करोगे बहुत पछताओगे। क्लियर कट बात ये कह रहा हूं, चाहे तो डबल स्पीड में सुन लो, लेकिन इसको सुनना जरूर। देखिए, चाहे 2026, 27, 28, 29 कभी भी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो जिसमें एमपी पॉलिटी सिलेबस में है, करना क्या है, सब कुछ यही रहेगा, बस अपडेशंस ही रहेंगे। अब अपडेशन के लिए तो लेक्चर नहीं होंगे, हालांकि लाइव लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, कोर्स लेते रहूंगा मैं आगे भी एमपी पॉलिटी का, लेकिन ये कोर्स आपके लिए हमेशा एवरग्रीन रहने वाला है। जो कैसे रहेगा मैं आपके लिए बता रहा हूं। चाहे आप प्रीलिम्स दो, चाहे आप मेंस दो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एडीपीयू, इंजीनियरिंग सर्विस, कोई भी एग्जाम एमपीपीएससी की जिसमें पार्ट ए है एमपी पॉलिटी है, याद रखिएगा प्रीलिम्स में प्रश्न आसान आते हैं, लेकिन पार्ट ए जो अलग एग्जाम होती है एमपीपीएससी लेता है उसमें प्रश्न कठिन ही आते हैं। पीईबी में भी, व्यापम में भी, जीएस के अंतर्गत एमपी पॉलिटी से पूछा जाता है, वहां के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एमपी की कोई भी एग्जाम जहां पर एमपी पॉलिटी सिलेबस में है, आपके लिए कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी आप इसको पढ़ो, एवरग्रीन रहने वाला है। अब आप समझ लो, इस कोर्स की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है।
PDF आपको हिंदी और इंग्लिश में अलग मिलेगी। 199 रुपए इसकी फीस है, लेकिन मैं शुरुआती कुछ दिन तक बस इसको 75 रुपए में रखूंगा। ना तो कोई किताब लेना है, ना तो कोई नोट्स लेना है, ना तो कोई टेस्ट सीरीज लेना है, ना तो कोई MCQs PYQ की बुक लेना है, ना तो कोई कोर्स लेना है। MP पॉलिटी सब कुछ आपका इसमें कवर हो जाएगा। मैंने लगभग इस कोर्स में 3 से 4 लेक्चर डेमो के लिए भी दिए हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। उसके बाद कुछ PDF हिंदी इंग्लिश की फ्री में डेमो में दी है, आप अच्छे से देख लेना। डेमो लेक्चर में मैंने सिलेबस को भी कंठस्थ रूप से बताया है, कैसा कैसा सिलेबस है, आपको कैसा पढ़ना है। आपको मुझे कुछ भी नहीं बोलना पड़ेगा कि ये सर डाल दो, ये सर डाल दो, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी सब डाल दिया गया है। YouTube की प्लेलिस्ट में आपको 80% YouTube पर मिल जाएगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके आगे जो विधानसभा पढ़ाया है वो पूरा आपको इसी में मिलेगा, कोर्स में सब इसी में मिलेगा। तो अभी इसको मैंने पब्लिश नहीं किया है, कुछ दिन में इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। ये कोर्स है जो कि आप देख सकते हैं, है ना, एक मिनट। ये कोर्स है जिसका नाम है कंप्लीट MP पॉलिटी फॉर MPPSC, जितनी भी एग्जाम है और व्यापम की एग्जाम, है ना। कुछ दिन में आपको कोर्स मिल जाएगा, तो इसीलिए मैं बोलता हूं टेलीग्राम चैनल पर अपडेटेड रहे सब जगह, साथ ही साथ ऐप को इंस्टॉल करके रखे ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए और ज्यादा पैसे आपके ना लगे। अब आप यहां पर कंटेंट में जैसे ही जाएंगे तो मैंने इस प्रकार से फोल्डर्स विभाजित किए हैं, समझ लो। ये है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए लिंक, जैसे ही आप क्लिक करोगे हमारे सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की लिंक खुल जाएगी। आप जैसे ही नीचे जाओगे सभी परीक्षाओं से संबंधित MP पॉलिटी का सिलेबस है, अभी लेक्चर करना है, रिकॉर्ड कर दिया है, यहाँ पर पूरा सिलेबस डिकोड करा है मैंने, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर जाओगे तो सभी परीक्षाओं से संबंधित MP पॉलिटी के लेक्चर्स है विथ नोट्स, सब कुछ। जैसे ये विधानसभा का लेक्चर चल रहा है, अब विधानसभा का अगला लेक्चर केवल ऐप पर मिलेगा, विधानसभा का निर्माण गठन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 1.5 घंटे का। फिर विधानसभा से संबंधित संपूर्ण संवैधानिक प्रावधान पूरा 4 लेक्चर में विभाजित किया, ये भी ऐप पर मिलेगा, ठीक है। तो सब कुछ इसमें है। जैसे ही लेक्चर पर क्लिक करोगे हिंदी इंग्लिश PDF भी आपको अलग अलग मिल जाएगी। उसके बाद आप जाओगे तो कंप्लीट MP पॉलिटी नोट्स है, जिसको हिंदी में लेना है वो हिंदी में ले ले इस पर क्लिक करके, है ना। जिसको इंग्लिश में लेना है वो इंग्लिश में क्लिक कर लेना। आगे अगर हम बात करें तो अब आपके लिए फायदा क्या है इस लेक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैंने आपको बोला टॉपिक को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे ये कॉन्सेप्ट वाला है, पूरा कॉन्सेप्ट में समझा दिया, लेकिन आधी चीज फिर जहां पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और ऐसी चीजों को रटना ही जरूरी है, कोरिलेशन, तो कोरिलेशन में आपको यहाँ पर कोरिलेशन वाले लेक्चर्स मिल जाएंगे छोटे छोटे, ठीक है। करेक्शंस इन नोट्स और लेक्चर्स, जब आपने एक बार इस MP पॉलिटी को ले लिया, कंप्लीट कर लिया, बेहतरीन नोट्स बना लिया, इनका प्रिंट आउट ले लिया, अब आपको कभी भी MP पॉलिटी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा अपडेशन और करेक्शंस के अलावा। तो ह्यूमन एरर कभी कभी हो जाते हैं, तो आपके लिए फिर वो करेक्शन कौन से पेज नंबर पर कौन से लेक्चर में कहां है वो ही मैंने 30 सेकंड में बता दिया, सीधा करेक्शन करो, नोट्स अपडेटेड। कहीं पर कुछ करंट न्यूज आई है, मुख्यमंत्री बदल गए, ये बदल गए, वो बदल गए, यहां पर अपडेशन डाला, नोट्स अपडेटेड। बार बार कुछ नहीं करना है। MP पॉलिटी के 2000 से लेकर जनवरी 2026 तक के जितने भी PYQs MPPSC ने पार्ट B में, जैसे पॉलिटिकल साइंस में भी MP पॉलिटी आता है, सब कुछ सर्च रिसर्च करके यहां पर आपको मिलेगा। यहां पर मैंने अभी कमिंग सून करा है क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझे निकालना है, तो अब ये वो मैं काम कर रहा हूं, तो ये आपको सीधा सीधा मिलेगा यहां पर। और साथ ही साथ हर टॉपिक के लिए प्रैक्टिस भी आपको मिल जाएंगे, 10-10 20-20 प्रश्न। इस प्रकार से आपका MP पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक अलग से, जैसे कोई बच्चा एकदम नया है उसको पूरा पढ़ना है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए पढ़े, प्रीलिम्स के लिए, MPPSC के अन्य एग्जाम के लिए, तो वो पूरा कोर्स ले ले। लेकिन जिसको मान लो MP पॉलिटी ही पढ़ना है तो ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना है, MP पॉलिटी ले लो। जिसको केवल MP ज्योग्राफी पढ़ना है, MP ज्योग्राफी ले लो। हर यूनिट के अलग अलग इंडिपेंडेंट कोर्स और पूरा का पूरा कोर्स आपको मिलेगा सबसे कम कीमत पर, सबसे बेहतरीन शानदार तरीके से। कुछ भी नहीं करना है, मजा आ जाएगा आपको। तो इसलिए ऐप को इंस्टॉल कर लो, वरना आपको समस्या उत्पन्न होगी, फिर बाद में मुझे मत बोलना, है ना। ये आपके लिए सिलेबस है जिसमें आपके देखो ये मैंने सिलेबस डिकोड करके रखा हुआ है पूरा का पूरा, जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, पार्ट A के लिए, सबके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है भैया कोर्स। अब हम आते हैं पार्ट B, मध्य भारत किस प्रकार से रहा 1950 से 1956 के मध्य, ठीक है।
तो स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको जो भी किसी भी प्रकार का कुछ लगता है तो। अभी हमको कहां आना है, तो 1950 में आना है, सॉरी मध्य भारत में आना है। शुरुआत में आपको मैंने ये बता चुका हूं कि मध्य भारत पहले पार्ट बी का एक राज्य था, पार्ट बी श्रेणी के अंतर्गत राज्य था। गठन एवं स्थापना इसकी किस प्रकार से हुई, तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो प्रयत्न, बहुत महत्वपूर्ण बात है, 22 अप्रैल 1948, ये प्रश्न, ये पॉइंट याद रखना, 22 अप्रैल 1948 को इस प्रदेश की कई रियासतें, क्योंकि देखो मध्य भारत प्रांत है, इसमें कई सारी रियासतों को मिलाकर मध्य प्रांत बना दिया गया था। तो मध्य प्रदेश की या मध्य प्रांत की कई रियासतों को मिलाकर और उनके राजाओं ने एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए, और हस्ताक्षर करने के बाद इस तरह से मध्य भारत राज्य बना। मतलब मध्य भारत, ये जो आपको मैप दिखाता हूं मैं, कहां गया, अरे इतना आगे है, हाँ ये जो मध्य भारत है, अब देखो यहां पर सबकी अपनी अपनी रियासतें थी, है ना, सब बढ़िया बढ़िया रियासतें थी, छोटी मोटी सब कुछ है। तो इन सभी को मिलाकर क्या कर दिया गया, 22 अप्रैल 1948 को इन मध्य भारत की कई रियासतों के राजाओं ने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए, और इस प्रकार से मध्य भारत एक बन गया। जैसे 1 नवंबर 1956 को इन सभी ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करा और मध्य प्रदेश एक बन गया, उसी प्रकार से 22 अप्रैल 1948 को मध्य भारत के अलग अलग नरेशों के, रियासतों के नरेशों ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट करके हस्ताक्षर कर लिए। मध्य भारत प्रांत की ये देखो, अभी याद रखना 22 अप्रैल 1948 को राजाओं ने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, सब चीज हो गए, मध्य भारत लगभग आकार लेने लग गया। लेकिन 28 मई 1948 को पश्चिमी भारत की अनेक रियासतों को, क्योंकि अब ये पश्चिमी भारत है ना, मैप देखोगे आप तो सीधा सीधा दिख ही रहा है, अनेक रियासतों को मिलकर इसकी स्थापना कब कर दी गई, बाद में 28 मई 1948। इनमें प्रमुख रूप से ग्वालियर, सिंधिया, जो कि अपन देख कर आए हैं, इंदौर, होलकर, मालवा क्षेत्र की कुल 23 रियासतें शामिल थी, है ना। तो मध्य भारत के लिए हस्ताक्षर शुरुआत में हो गए, लेकिन 28 मई 1948 को इसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। और पश्चिमी भारत की कई रियासतें थी, इंदौर, ग्वालियर, ये सब अपन शुरुआत में देखते हैं, तो मैप में आपको कंफ्यूजन तो होना ही नहीं है। 28 मई 1948 को इस मध्य भारत के राज्य की उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कहां पर, मध्य भारत राज्य की स्थापना का उद्घाटन ग्वालियर में किया था। कितनी रियासतें थी इसमें, 23 रियासतें। शामिल क्षेत्र कौन कौन से थे, तो चंबल एवं मालवा के क्षेत्र, आप देखो ग्वालियर मुख्य रूप से उधर चंबल वाला ही एरिया हो गया, ग्वालियर मालवा के क्षेत्र शामिल थे। जिस प्रकार से विंध्य प्रदेश का प्रारंभिक नाम मालवा यूनियन था, सॉरी हमने पहले ही पढ़कर आए हैं, तो विंध्य प्रदेश, मध्य भारत का प्रारंभिक नाम क्या था, मालवा यूनियन। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखिएगा स्पष्ट तौर पर, ये पहले भी अपन देखकर आ चुके हैं। मध्य भारत का प्रशासन किस प्रकार से हुआ, तो हमको पता है ये भी 1956 तक ही रही। तो 1948 से 1956 में मध्य प्रदेश का प्रशासन भी एक निर्वाचित मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता था, है ना। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए 4 जून 1948 को प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी के नेतृत्व में 75 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। विधानसभा के गठन, और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 1950 से पहले भी अपना अपना मंत्रिमंडल इनका था, है ना। किसी ने विधान परिषद का गठन कर लिया, किसी ने ये कर लिया। 1952 में आम चुनाव हुए, तो वही विधानसभा से फिर चुनाव के लिए लड़ते हुए आए। तो यहां पर क्या बोला कि 4 जून 1948 को यहाँ के मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनके ही नेतृत्व में, क्योंकि मध्य भारत बन गया 1948 में, तो विधानसभा भी बन गई। 75 सदस्यीय विधानसभा का गठन कर दिया गया। ठीक, 75 सदस्यों में से, इन 75 सदस्यों में से ग्वालियर रियासत से 40, इंदौर रियासत से 20, अन्य छोटी रियासतों से 15 सदस्य शामिल थे। यह विधानसभा 31 अक्टूबर 1956 तक ही कायम रही थी। तो इस प्रकार से मध्य भारत प्रांत जो है अस्तित्व में आया और आकार इन्होंने लिया।
अगर हम देखें तो ये मध्य भारत में 23 रियासतें हैं, अलीराजपुर, बड़वानी, सीतामऊ, जोबर, जावरा, रतलाम, कठियावाड़ा, ये सब क्या है, ये सब मालवा की तो है ना, कुरवई, धार, अटवाड़ा, पिपलोदा, ग्वालियर, इंदौर, मोहम्मदगढ़, पठारी, देवास सीनियर, देवास जूनियर, जिसको बड़ी पाती, छोटी पाती भी कहा जाता है, सेलाना, भूमिया, नीमखेड़ा, खिलचीपुर, झाबुआ, राजगढ़, नरसिंहगढ़, जामिया। प्रश्न आ सकता है सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर, छोटे छोटे 2-2 3-3 याद करो, आराम से कोरिलेशन से बन जाएगा आपका, ठीक है। फिर क्या है यहां पर देखें तो प्रशासनिक स्थिति, इसकी राजधानी क्या थी, 2 थी। एक तो इंदौर रही है ग्रीष्मकालीन, 5.5 महीने तक ग्रीष्मकालीन राजधानी रहती थी इंदौर। ग्वालियर क्या रहती थी, शीतकालीन राजधानी रहती थी 6.5 महीने तक। इसमें कुल जिले कितने थे तो 16, कुल संभाग कितने थे तो 2 संभाग थे। अब हमको पता है कि पार्ट बी कैटेगरी में एक राज्य प्रमुख होता था, ठीक है, तो इनके राज्य प्रमुख कौन थे तो जीवाजी राव सिंधिया थे। अब क्योंकि इंदौर और ग्वालियर दोनों राजधानी थी तो जीवाजी राव सिंधिया को तो राज्य प्रमुख बना दिया गया, लेकिन इंदौर के संदर्भ में उप राज्य प्रमुख का पद किसको दे दिया गया, यशवंत राव होलकर द्वितीय को दे दिया गया। और इस प्रकार से यहां की मध्य भारत की प्रशासनिक स्थिति चलती रही। ये बात याद रखना कि ये जो ग्वालियर राजधानी है, इसको शीतकालीन राजधानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सुझाव पर दिया गया था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब गर्मी आप बहुत ही ज्यादा होती थी ग्वालियर में, आज भी ऐसे ही वहां पे परिणाम होते, गर्मी खतरनाक रहती है ना। 1952 के पहले आम चुनाव में सीटों की संख्या, क्योंकि इससे पहले विधानसभा बन चुकी थी, लीलाधर जोशी के नेतृत्व में विधानसभा 1948 में बना दी थी, सब चीजें हो गई थी। अब 1952 में पहली बार आम चुनाव होना था, जिससे संसद अस्तित्व में आई, अलग अलग राज्यों की विधानमंडल अस्तित्व में आई, तो अब फिर सीटों का बंटवारा भी उसी हिसाब से होना चाहिए। तो 1952 में जब पहली बार आम चुनाव हुए थे तो मध्य भारत की विधानसभा के लिए क्या हुआ, 99 सदस्यों का निर्वाचन किया गया, मतलब 99 सीट रखी गई मध्य भारत के लिए पहले चुनाव में। 1952 के चुनाव के पश्चात मिश्री लाल गंगवाल मुख्यमंत्री बने। पहले तो लीलाधर जोशी बन चुके थे, यह स्पष्ट तौर पर हमको पता है कि लीलाधर जोशी ही थे। शुरुआत में इनके नेतृत्व में 75 सदस्यीय विधानसभा सीटें आई थी और सब चीजें हुई थी। लेकिन जब 1952 का आम चुनाव हुआ तो फिर मिश्री लाल गंगवाल जो है मुख्यमंत्री बन गए। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश के पहले वित्त मंत्री भी रहे हैं मिश्री लाल गंगवाल। इसके बाद क्या हुआ, जब गंगवाल जी ने इस्तीफा दिया तो गंगवाल जी के इस्तीफे के कारण तख्तमल जैन क्या रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री रहे हैं। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का जब एकीकरण किया गया 1 नवंबर 1956 के, तो उस समय मध्य भारत के मुख्यमंत्री कौन रहे तो तख्तमल जैन, क्योंकि 1952 से लेकर 1956 तक ये मुख्यमंत्री रहे। इस प्रांत से अन्य प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण विजयवर्गीय भी रहे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। अभी हम बात करते हैं मध्य भारत विधानसभा ग्वालियर। बहुत महत्वपूर्ण बात है, सेंट्रल प्रोविंस बरार जैसा देखा, यहां पर भी हम देख लेते हैं। तो मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं कि 1952 में जो चुनाव हुए 99 स्थान रखे गए। इन 99 स्थान में 17 सीटें अनुसूचित जाति और 12 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित रख दी गई थी। मध्य भारत की नई विधानसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ, 1000 करोड़ स्टार लगा लेना, कॉमन सेंस लगाना। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे, तो वहीं से फिर अस्तित्व में आई विधानसभा। पहले तो अपने अपने हिसाब से अस्तित्व में लेजिस्लेचर था। 17 मार्च 1952 को ग्वालियर में सबसे पहला अधिवेशन किसका हुआ, मध्य भारत की नई विधानसभा का। बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। फिर अगर हम देखें तो इस विधानसभा का जो कार्यकाल है ना, कितने साल रहा, लगभग 4.5 वर्ष रहा। और इस विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, पटवर्धन जी, और उपाध्यक्ष वीवी सरवटे जी। मतलब 1952 के बाद जो चुनाव हुए तो विधानसभा ऑफिशियली अस्तित्व में आई। 99 सीटें थी, 17 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति, है ना। पहला अधिवेशन इस मध्य भारत विधानसभा का 17 मार्च 1952 को रहा। लगभग 4.5 वर्ष ये चलती रही, क्योंकि 52 से 56 जैसे ही आया, ये नए मध्य प्रदेश में पुनर्गठित होकर मध्य प्रदेश की बन गई एक साथ चारों की चारों विधानसभा। तो इस मध्य भारत विधानसभा जो 4.5 वर्ष चलती रही, पटवर्धन इसके क्या बने थे, अध्यक्ष थे इस विधानसभा के। और उपाध्यक्ष कौन थे, विष्णु विनायक सरवटे, ध्यान रखिएगा। और ये आप देखोगे पूर्व मध्य भारत राज्य की विधानसभा जो कहां लगती थी, मोती महल। ये ओरिजिनल फोटो है मोती महल, जो कि ग्वालियर में स्थित भवन है। और अब मध्य भारत का आप इमेज देख लो कि ये इस प्रकार से मध्य भारत था। और मध्य भारत को और अच्छे से देखना है, क्योंकि ये तो आपको पता है कि ये मध्य भारत है ना। कहां गया,
ये मध्य भारत वाला क्षेत्र आ गया है। ये थी मध्य भारत पूरी की पूरी, ऊपर से नीचे तक आप देखोगे इसके अंतर्गत रियासतें भी आपको दिखेगी, जावरा, सीतामऊ, खिलचीपुर, ये सभी। ये है पूरा का पूरा समथर, आप देखोगे ये पूरी मध्य भारत है। मतलब ये वाला जो क्षेत्र है इसको और अच्छे से डिफाइन यहां पर कर दिया गया है, ये है मध्य भारत। क्लियर भैया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अगले राज्य या अगले प्रांत पर। तो कृपया करके इस लेक्चर के आगे का भाग देखने के लिए और सभी लेक्चर्स देखने के लिए हमारी ज्ञानदूत एकेडमी ऐप को इंस्टॉल करें। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आपको कंप्लीट एमपी पॉलिटी कोर्स दिखेगा। इस कोर्स के अंतर्गत जब आप कंप्लीट लेक्चर्स के फोल्डर के अंदर जाएंगे तो सभी पुराने लेक्चर्स और साथ ही साथ आगे और भी जो लेक्चर्स होंगे वो आपको इस फोल्डर में सिस्टमेटिक रूप से मिलेंगे, और इसके आगे का भाग भी आपको सिस्टमेटिक यहीं पर सब मिलने वाला है। और ये कोर्स पूर्ण रूप से कंप्लीट है, तो कृपया करके यहां आकर इस भाग को देखें। थैंक यू सो मच।